वह आदमी बस एक खेल खेल रहा था जब उसने अपनी प्रेमिका को घुटनों के बल बैठने को कहा। वह बस आग और बर्फ के टकराने के अजीबोगरीब रोमांच को महसूस करना चाहता था, लेकिन तभी उसका मुंह अचानक उसके कानों तक खुल गया। उसकी भयानक चीख हेडसेट को चीरती हुई उस आदमी तक पहुंची जो अभी भी टावर को धकेल रहा था। फिर भी घबराने के बजाय उसने शांति से दुश्मन के क्रिस्टल को नष्ट कर दिया। फिर अपनी याददाश्त पर भरोसा करते हुए उसने वह दरवाज़ा खोला जिसे उसकी खूबसूरत पड़ोसी पीट रही थी। उसने कहा कि वह अंदर आकर छिप सकती है, लेकिन तभी जब वह दरवाज़ा बंद कर ले, पहले उसकी आंखों में देखा। महिला ने आज्ञा मानी, यह संकेत देते हुए कि जब तक वह अंदर है वह जो चाहे कर सकता है। यह किसी दलील से ज्यादा एक गुप्त सौदे जैसा लगा। अगले ही पल उस आदमी ने रसोई का चाकू घुमाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसका सिर काट दिया। एक सिस्टम प्रॉम्प्ट प्रकट हुआ, संभावित ज़ॉम्बी का सफाया। अंत अर्जित। उस आदमी का नाम लिन फैन था, जो अकेले रहने वाला एक साधारण इंटीरियर डिज़ाइनर था। 1 घंटा पहले उसने एक ज़रूरतमंद पड़ोसी की मदद की थी, लेकिन अचानक उस पड़ोसी में परिवर्तन आ गया और उसने उसे काट काट कर मार डाला। जिस क्षण उसकी मृत्यु हुई वह किसी तरह ज़ॉम्बी सर्वनाश के एक उत्तरजीविता तंत्र से जुड़ा हुआ। इस कनेक्शन ने समय को पीछे धकेल दिया, जिससे वह अपनी मृत्यु से 1 घंटा पहले पहुंच गया। लिन फैन ने अपने नए अर्जित अंक शक्ति पर खर्च किए और कुछ ही सेकंड में अपनी शक्ति में वृद्धि महसूस की। इस बीच उस खूबसूरत पड़ोसी का सिरविहीन शरीर एक और ज़ॉम्बी को वहां खींच लाया। जब लिन फैन ने दरवाज़ा खोला तो उसने आखिरकार उसे देखा। उसका मुड़ा हुआ सिर घूम गया और उसकी सड़ी हुई आंखें उस पर टिक गईं। कुछ सेकंड बाद उस जीव ने एक कर्कश दहाड़ लगाई और ताज़े मांस पर झपटा। लिन फैन फिर से वार किया, एक साफ झटका, और ज़ॉम्बी का सिर लुढ़क गया। सिस्टम ने एक और संदेश दिखाया, ज़ॉम्बी मारा गया। अंक अर्जित हुए। अपने पड़ोसी की आधी धूरी लाश को घूरते हुए लिन फैन को एहसास हुआ कि और भी ज़ॉम्बी आएंगे। उसे बस दरवाजे के पीछे छिपकर उन पर घात लगाना था। 1 घंटे बाद दालान लाशों से अटा पड़ा था। उसके रंग आसमान छू रहे थे। बाद में उसने पड़ोसी की लाश ढूंढी, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। रुको, मुझे यह मत बताना कि उसे पहले ही खा लिया गया है। यही एक समस्या। यह घिनौना है। ये जल्द ही सड़ने लगेंगे। दालान सार्वजनिक संपत्ति है। मुझे इस गंदगी को साफ करना चाहिए। उसने एक रस्सी पकड़ी और सभी शवों को एक साथ बांध दिया। जैसे ही वह उन्हें कूड़े के ढेर में घसीटने वाला था, छत की बत्ती एक कर्कश भिनभिनाहट के साथ टिमटिमाने लगी। तभी कोने में एक परछाई दिखाई दी। व्हील चेयर पर बैठा एक आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। यह एक अधेड़ उम्र का नशेड़ी था जो एक बार तार चुराते समय बिजली की चपेट में आ गया था। वह बस अपने पैर गंवाकर बच गया था। देखकर लिन फैन जिंदा था। उस आदमी ने एक जंगली दहाड़ लगाई और ताज़ा मांस पर झपटा। लिन फैन ने शांति से अपना चाकू फिर घुमाया, एक और साफ सिर धड़ से अलग। अंकल जियान, क्या आप दूसरी मंजिल पर नहीं रहते थे? आप 7वीं मंजिल तक कैसे पहुंच गए? मुझे अपनी व्हील चेयर उधार देने के लिए इतनी दूर आए। बिल्कुल सही समय। मैं बस सोच रहा था कि इन लाशों को नीचे कैसे लाया जाए। आप बहुत दयालु हैं अंकल जान। चिंता मत करो, जब मेरा काम हो जाएगा मैं इसे वापस कर दूंगा। यह कहकर लिन फैन ने सारी लाशें नीचे कूड़ेदान में फेंक दी। लिन फैन को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। दुनिया सचमुच खत्म हो चुकी थी। जिंदा रहने के लिए उसे ज़रूरी सामान इकट्ठा करना था। लेकिन फिर उसने सोचा, क्या ये चीज़ें कचरा मानी जाएंगी या रिसाइकिल करने लायक? अकेले रहना वाकई बहुत बुरा है। बात करने वाला कोई नहीं, उसके बेवकूफ़ सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं। तभी दूसरी मंजिल पर रहने वाले अंकल जो के घर का नशेड़ी बेटा उसे देखकर हाथ हिलाया। उस बॉल वाले ने पहले भी लिन फैन को परेशान किया था। एक बार उसने उसकी बाइक चुरा ली थी और पुलिस को दखल देना पड़ा था। हालांकि उसने अगले दिन बाइक लौटा दी, फिर भी लिन फैन को इसके लिए पीछना। लिन फैन ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। तुम क्या चाहते हो? गंजा आदमी जड़ हो गया। यह बेवकूफ़ सचमुच जोर से बोला। क्या इसे ज़ॉम्बी आकर्षित करने का डर नहीं है? फिर वह मुस्कुराया। बेवकूफ़ को इस्तेमाल करना आसान है। मैं वैसे भी भूखा मर रहा हूं, वह मेरे लिए काम कर सकता है। उसने कागज़ के एक टुकड़े पर कुछ लिखा। जाओ खाना और पानी ढूंढो, इसे मेरे दरवाजे पर लाओ।
लिन फैन ने अपना सिर हिलाया। मैं क्यों जाऊं? मैं नहीं जा रहा। गंजे आदमी के होठ गुस्से से कांप रहे थे। तुम छोटे से टुकड़े, उसने धीरे से बुदबुदाया। फिर उसने फिर लिखा, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो और मैं तुम्हें अपने साथ रहने दूंगा। जब समय आएगा मैं तुम्हें एक गुप्त अड्डे पर ले जाऊंगा। लिन फैन शांत रहा, फिर भी नहीं जा रहा था। उस आदमी का चेहरा गहरा गया, गुस्सा उबल रहा था। ठीक है, उसने सोचा, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुमने ही तो मांगा था। वह चिल्लाया और लिन फैन के दरवाजे की ओर कई धातु की प्लेटें फेंक दी। प्लेटें जमीन पर गिरीं और जोर से बजने लगीं। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। कुछ ही क्षणों बाद दालान में गुर्राहटों की आवाज गूंज उठी क्योंकि कई ज़ॉम्बी उनकी ओर दौड़े। लिन फैन दूसरी मंजिल से देख रहा गंजा आदमी जोर से हंसा। अब इतना भी मजबूत नहीं रहा है ना? उस रवैये का क्या हुआ? अब पैर भी नहीं हिला सकते। अगले ही पल लिन फैन ने अपना किचन का चाकू घुमाया और एक ही झटके में 2 ज़ॉम्बी के सिर काट डाले। सिस्टम तुरंत बज उठा। 2 मारे गए, 2 अंक मिले। गंजे आदमी की हंसी अचानक बंद हो गई। अरे बाप रे, ये तो वाकई बहुत ताकतवर है। वह गुर्राया। ठीक है, तुम्हारे पास कुछ हुनर है, पर क्या हुआ? अभी एक और ज़ॉम्बी बाकी है। बात अब प्रतिक्रिया देने में धीमे हो, है ना? जो कोई भी मेरी अवज्ञा करता है वह मरने के लायक है। लिन फैन ने आखिरी ज़ॉम्बी को अपने कंधे पर उठा लिया। इसलिए नहीं कि वह उसे मार नहीं सकता था, बल्कि इसलिए कि उसने ऐसा न करने का फैसला किया था। फिर एक शांत झटके के साथ उसने उसे ऊपर फेंक दिया। गंजे आदमी के लिए एक खास डिलीवरी। वह आदमी अपनी ही मूर्खता पर स्तब्ध, अपनी ही प्रतिक्रिया से चकरा गया। आखिर मैंने उसे क्यों पकड़ा? जैसे ही इमारत में चीखें गूंजी, लिन फैन ने लापरवाही से हाथ हिलाया। अगर आपके पास सवाल हैं तो पूछिए, कम से कम आप मेरी तरह अकेले तो नहीं होंगे। जल्द ही लिन फैन पास के एक सुपरमार्केट में पहुंचा। अंदर घुसते ही उसने कई छिपे हुए ज़ॉम्बी को आसानी से मार गिराया। सामान इकट्ठा करने के बाद आदतन वह चेकआउट काउंटर पर गया और ज़ॉम्बी बने कैशियर का सामना किया। यह मुझे कुछ समय तक चलेगा। मैंने कुछ बीज भी खरीदे हैं। एक बार मुझे उन्हें बोने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल जाए तो मैं ज़मीन से गुजारा कर सकूंगा। हालांकि यह चाकू लगभग खत्म हो चुका है। जैसे ही उसने कोई नया हथियार ढूंढने के बारे में सोचा, एक तेज रफ्तार बस अचानक सड़क के नीचे से उसकी ओर दहाड़ती हुई आई। इंजन की तेज आवाज, कुछ ही सेकंड में ज़ॉम्बी का एक विशाल झुंड आ गया। चकाचौंध करने वाली हेडलाइट्स ने उसके दुखद बचपन की यादें ताज़ा कर दी। जब लिन फैन छोटा था, उसकी माँ एक दुर्घटना में मर गई थी। उसके पिता अपनी प्रेमिका के साथ रहने के लिए बेताब उसे छोड़ने की योजना बना रहे थे। लेकिन लिन फैन के रोने से उस महिला तथाकथित आंटी का गुस्सा फूट पड़ा। उस महिला ने लिन फैन के पिता से स्टीयरिंग व्हील छीन लिया और चिल्लाते हुए कहा कि उसने उन्हें सबक सिखाने के लिए बस रोकी है। गाड़ी सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई। लिन फैन वह अभी भी उस धुंधली याद में फंसा हुआ था कि तभी बस ड्राइवर की कर्कश आवाज ने उसे झकझोर दिया। अरे ब्रैड, सवारी चाहिए। अफसोस है कि मैं तुम्हें नहीं ले जा रहा। यहीं रहो और ज़ॉम्बी को तुम्हारी आंतें फाड़ने दो। पास ही एक चश्मा पहने लड़के ने धीरे से विरोध किया। हम उसे नहीं छोड़ सकते। हमने जिन ज़ॉम्बी को आकर्षित किया है वे उसे मार सकते हैं। शिक्षक ने कहा कि हमें मदद करनी चाहिए। उसकी बात पूरी होने से पहले ही ड्राइवर ने अपना गला काट लिया और थूक दिया। शिक्षक, भाड़ में जाए तुम्हारे शिक्षा। यह सर्वनाश है। मैं वही करता हूं जो मैं चाहता हूं। तुम 4 आंखों वाले बेवकूफ़ सोचते हो कि तुम व्याख्यान दे सकते हो मुझे, उसने व्यंग्य किया। मैं तुम होशियार बच्चों से हमेशा से नफरत करता रहा हूं। तुम बस टीचर के पालतू कुत्ते हो। बिना टीचर के ढाल के तुम शिकार के सिवा कुछ नहीं हो। चूंकि तुम इतने करुणा से भरे हो, मैं दयावान होऊंगा। मैं तुम्हें वहां भेजूंगा ताकि तुम उसका साथ दो। उसने लड़के को बस से उतार दिया और गाड़ी चलाकर चला गया। जाते हुए भी उसने घबराहट से पीछे की ओर देखा। उस बेवकूफ़ के हाथ में रसोई का चाकू है। मुझे मत बताना कि वह असल में अकेले ही भीड़ से लड़ने की योजना बना रहा है। आखिरकार लिन फैन पर एक और वह अपने विचारों से बाहर आया और धीरे से बुदबुदाया, मैं नहीं मरूंगा। माँ और मैंने एक वादा किया था। मैं वही बहादुर, दयालु और बुद्धिमान इंसान बनूंगा जैसा वह हमेशा से मानती थी। यह कहते हुए
उसने अपनी अपार शक्ति से प्रेरित होकर रसोई का चाकू सीधे बस के टायर पर फेंका। ब्लेड रबर में गहराई तक घुस गया। बस का संतुलन बिगड़ गया। वह एक सड़क के साइन बोर्ड से टकरा गई और पलट गई। घमंडी ड्राइवर अब मरते हुए कुत्ते की तरह चीख रहा था, मुझे माफ करना, मैं गलत था, कृपया मेरी मदद करें। लिन फैन ने उसकी तरफ देखा, ठंडे स्वर में, तुम्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। तुम बस इसलिए डरे हुए हो क्योंकि तुम्हें आखिरकार पता चल गया है कि तुम मरने वाले हो। उसने हल्की सी मुस्कान दी। ठीक है, तुम्हारे दोस्त आ गए हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलने के लिए छोड़ देता हूं। वह आदमी ठिठक गया, तुम क्या कह रहे हो? मेरा कोई दोस्त नहीं है। रुको, वापस आओ, मुझे बचाओ। तभी जिस लड़के का उसने गला काटा था वह बस के सामने उन ज़ॉम्बी के झुंड के साथ प्रकट हुआ जो उसका पीछा कर रहे थे और उसे बेरहमी से नोच रहे थे। अब तक लिन के प्रशंसक की ताकत का आंकड़ा एक चौंका देने वाले 35 अंक। जैसे ही वह पास के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से गुजरा, ऊपर से एक महिला की आवाज आई, एक अनाथ माँ और उसका बच्चा। अरे नौजवान, तुम चौराहे पर उन सभी ज़ॉम्बी से कैसे बच निकले? नहीं, भूल जाओ। अभी ज़रूरी बात यह है कि लिन फैन ने रुकने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन जब उसने उसके बगल में भूखी बच्ची को देखा तो वह उन्हें अनदेखा नहीं कर सका। वह दरवाजे तक गया और देखा कि वह महिला घुटनों के बल बैठी है। दोस्त, मुझे पता है कि यह बहुत कुछ मांगना है, लेकिन कृपया थोड़ा सा साझा करें। हमारे पास खाना नहीं बचा है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। मेरे पति मर चुके हैं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी के लिए काफी है। लिन फैन ने उसे 2 कद्दू और एक विंटर स्क्वैश दिया। ये लो, ये ले लो। महिला हैरान रह गई, क्या पैसे का भी कोई मतलब होता है? फिर भी उसने मान लिया। तभी लिन फैन की नज़र दीवार पर टंगे एक नकली हथियार पर पड़ी। महिला ने तलवार निकाली। मेरे पति को खेल बहुत पसंद थे, उन्होंने इसे एक प्रॉप के तौर पर खरीदा था। अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, बाहर खतरा है, तुम किसी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो, अपना बचाव करो। लिन फैन ने कहा कि उसे इसे लेते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन वह इसे नीचे नहीं रख सकता। इसे ले लो, उसने जिद की। मेरी बेटी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। लिन फैन ने विनम्रता से अलविदा कहा। चिंता मत करो, मैं इसे मुफ्त में नहीं लूंगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बुलाना। छोटी बच्ची को वह अजीब लगा, लेकिन माँ ने फुसफुसाते हुए कहा, शायद हम ही टूटे हुए हैं। लिन फैन ने रोमांच से प्रोप हथियार की जांच की। मैंने यह फ्रॉस्टॉन पहले भी ऑनलाइन देखा है। मैं चाहता था ज़ॉम्बी को हैक करना बहुत अच्छा लगेगा। उसी समय एक औरत अचानक ऊपर से गिरी और उसके पैरों पर गिर पड़ी। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। नीले और बैंगनी रंग के धब्बे उसकी त्वचा पर साफ दिखाई दे रहे थे। 5वीं मंजिल की बालकनी पर एक मोटा आदमी परेशान होकर देख रहा था। उसके चेहरे पर खरोंचें थीं। कितनी शर्म की बात है, सोच रहा हूं कि जमीन से ऐसा ही एक और टुकड़ा कब मिलेगा। लिन फैन बता सकता था कि उस औरत ने बहुत बुरा व्यवहार सहा था। उसकी आंखों में निराशा, गुस्सा और लाचारी वही थी जो उसकी मां की आंखों में थी। जब उसने उसके पिता को छोड़ दिया था, उसने उसके लिए न्याय पाने का फैसला किया और उस मोटे आदमी का सामना किया। उसने ऐसा क्यों किया? वह आदमी स्तब्ध रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई सड़क पर होगा। फिर उसने एक गाली थूकी। तुम कौन हो? तुम यहाँ नहीं रहते हो, है ना? यह इमारत मेरा इलाका है। मैं इसमें रहने वाली औरतों के साथ जो चाहूं करता हूं। इससे तुम्हें क्या? लिन फैन जानता था कि उसे कार्रवाई करनी होगी। आखिरकार जिस माँ और बच्चे ने उसे फ्रॉस्टॉन दिया था, वे भी इसी इमारत में रहते थे। उसने लाश उठाई, मंजिलें गिनी और पुष्टि हुई कि मोटा आदमी 5वीं मंजिल पर था। मोटे आदमी ने सोचा कि लिन फैन यहाँ कूड़ा बीनने आया है। क्या थोड़े मजे के लिए लाश ले जाने आया है? अफसोस की बात है कि लाशें नहीं छटपटाती। एक फूली हुई गुड़िया भी बेहतर है। उसने ठुड्डी उठाकर व्यंग्य किया। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, यहां से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि असली दर्द कैसा होता है। गालियां बकते हुए वह वापस सोफे पर लेट गया और एक बियर खोल ली। शायद मैं बाद में इस इमारत में कुछ नए खिलौने ढूंढने जाऊं। प्रलय में मैं जो चाहे कर सकता हूं, चाहता हूं। राजा होना बहुत अच्छा लगता है।
तभी दस्तक हुई। कोई दरवाजे पर था। मोटा आदमी उछल पड़ा, एक लकड़ी का डंडा पकड़ा और झांकने के छेद से झांका। कौन दस्तक दे रहा है? मुझे मत बताना कि यह कोई ज़ॉम्बी है। धिक्कार है। अगर गलियारे इनसे भरे हैं तो मैं नई खिलौने कैसे ढूंढूंगा? लेकिन झांकने के छेद से जो उसने देखा, उसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। यह वही औरत थी जिसे उसने अभी अभी तड़पापड़ पाकर मार डाला था। उसके जैसा राक्षस भी डर के मारे कांप उठा। बाहर लिन फैन लाश को पकड़े हुए शांति से दस्तक दे रही थी। दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा। मुझे पता है तुम अंदर हो। लिन फैन की आवाज़ सुनकर मोटे आदमी ने राहत की सांस ली और चिल्लाया, ओह, यह तुम हो? बेवकूफ़, दफा हो जाओ, पागल। तुम मरने की फिराक में हो। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई। हाँ, मुझे बस जोर से चिल्लाना है। ज़ॉम्बी उस बेवकूफ़ को फाड़ डालेंगे। मैं तो कमाल का जीनियस हूँ। अगले ही पल मजबूत दरवाज़ा जोरदार धमाके के साथ अंदर की ओर फट गया। मोटा आदमी स्तब्ध होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर उसने स्टील का दरवाज़ा कैसे तोड़ दिया? लिन फैन ने देखा। उसने कमरे में चारों ओर यातना के औजार बिखरे देखे। मोटा आदमी खुद को ऊपर धकेलता रहा, फिर भी गालियां दे रहा था। क्या बकवास है, साले। मेरे घर में एक लाश ला रहा है, मुसीबत मोल ले रहा है। लिन फैन ने शांति से कहा, जाहिर है मैं उसे लाया हूं। वह तुम्हें इसकी कीमत चुकाते हुए देखने लायक है। कुछ ही पल बाद उसने मोटे आदमी को बांध दिया, उसके मुंह में गला घोंट दिया, उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए तैयार था। मोटा आदमी गुर्राया, संघर्ष करते हुए, तुम पागल हो, मुझे जाने दो। कभी ज़ॉम्बी वाली फिल्में देखी हैं? पर हाँ, सर्वनाश उपन्यास अगर होते तो तुम्हें पता होता कि कैसे जिंदा रहना है, कैसे जीना है। क्या जो चाहे वो करना अद्भुत नहीं लगता? लिन फैन ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। क्या तुम बेवकूफ़ हो? कहानियां तो काल्पनिक होती हैं, ये असल जिंदगी है। तुम फर्क भी नहीं बता सकते। थप्पड़ इतनी जोर से लगा कि वो आदमी सीधा पुलिस स्टेशन के दरवाजे से बाहर निकल गया। दर्द से तड़पता हुआ और स्तब्ध होकर वो आदमी बुदबुदाया, कौन सा कमबख्त अब ये नहीं बता सकता कि क्या सच है? तुम्हें लगता है मुझे यहां लाना मायने रखता है? ये सर्वनाश है। सब चले गए। नहीं, कोई मुझे अब और सजा नहीं दे सकता। लिन फैन ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तुम गलत हो। अभी भी कोई है। आदमी की नज़रें दाईं ओर मुड़ गईं। उसका शरीर अकड़ गया, जैसे उसने अपनी गर्दन पर सड़ती हुई सांस महसूस की। ज़ॉम्बी पुलिस अधिकारियों के एक दस्ते ने उसे घेर लिया। लिन फैन की आवाज़ धीमी और शांत थी, देखो, ज़ॉम्बी होते हुए भी वे अभी भी न्याय को कायम रखते हैं और दोषियों को सजा देते हैं। अगले दिन शहर के पुस्तकालय के बाहर एक बख्तरबंद ट्रक आकर रुका। 3 बचे हुए लोग बाहर निकले। वे मेडिकल की पाठ्यपुस्तकें खोज रहे थे। उन्होंने चारों ओर देखा। ध्यान से कोई ज़ॉम्बी नजर नहीं आया। शायद हमारी किस्मत अच्छी रही, एक ने कहा। लेकिन उनकी नेता, एक तेज नज़र वाली महिला ने हाथ उठाया। रुको, जल्दी मत करो। उसने अपने चाकू से एक स्टील के खंभे पर टैप किया। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट, हवा का परीक्षण। उसके 2 साथी घबरा गए। अगर कोई भीड़ दिखाई देती तो भागने के लिए तैयार। जब कुछ नहीं हुआ तो उसने सिर हिलाया। ठीक है, हटो, पहले मेडिकल सेक्शन देखो। तभी लिन के प्रशंसक अचानक एक शेल्फ के पीछे से प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। उनमें से एक आदमी सदमे से गिर पड़ा और चीखा, अरे बाप रे, एक ज़ॉम्बी! यह बात कर सकता है? लिन फैन ने बेतहाशा हाथ हिलाया। नहीं, नहीं, शांत हो जाओ। मैं इंसान हूं, मैं जिंदा हूं। महिला ने भौहें चढ़ाईं। तो फिर तुम यहां क्या कर रहे हो? लिन फैन ने हाथ में किताब उठाई, सब्जियों की वृद्धि और खेती की मार्गदर्शिका, और मुस्कुराया। जाहिर है पढ़ रहे हो। लाइब्रेरी में और क्या करते हो? एक आदमी बुदबुदाया। यह सोचकर कि बात तो ठीक है। बॉस, क्या तुमने कोई बेवकूफ़ाना सवाल नहीं पूछा? नेता फुसफुसाया। चुप रहो। फिर वह लिन फैन से विनम्रता से बोली, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। अगर हमने आपको परेशान किया हो तो माफ़ करना। लिन फैन ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, बस चुप रहो। यह एक लाइब्रेरी है। तीनों ने एक दूसरे को देखा, किसी जाल की आशंका से। एक ने बुदबुदाया कि वह तलवार जो वह ले जा रही है, मैंने एक खेल में देखी है। इसे ले जाना आमतौर पर समझदारी भरा होता है,
लेकिन अब यह आदमी पागल हो सकता है। नेता भी मुसीबत मोल नहीं ले सकता, चाहे वह जाल हो या अस्थिर। उसे उकसाना मत, चुपचाप किताबें उठाकर चले जाओ। उसे आभास हो गया था कि वह आदमी ऐसा नहीं है जिससे उलझा जा सके। कुछ ठोस नहीं, बस सहज ज्ञान। परेशानी से बचने के लिए तीनों ने चुपचाप अपना संग्रह तेज कर दिया। जैसे ही वे जाने को तैयार हुए, लिन प्रशंसक, जो किताबें पढ़ रहा था, चिल्लाया, अब जा रहे हो? तीनों घबरा गए। उन्हें डर था कि कहीं वह परेशानी न खड़ी कर दे। नेता ने विनम्र बने रहने की कोशिश की। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? लिन प्रशंसकों ने कहा, अगर तुम इतनी सारी किताबें ले जा रहे हो तो तुम्हें उन्हें रजिस्टर करवाना चाहिए। ये निजी सामान नहीं है। उधार का हिसाब किताब दर्ज होना चाहिए। तीनों ठिठक गए। एक ने झगड़ा किया, क्या तुम जानते हो कि क्या हो रहा है? बाहर रजिस्टर करो। तुम किस मेंटल अस्पताल से आए हो? नेता को उसका तर्क अजीब लगा, लेकिन उसने धीरे से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या तुम्हें पता है कि अभी बाहर क्या हो रहा है? लिन थेन ने शांति से जवाब दिया, हाँ, यह सर्वनाश है। बाहर ज़ॉम्बी हैं जो काटते हैं। इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं बदला है। नेता का चेहरा तमतमा गया। क्या वह सचमुच पागल था या सिर्फ दिखावा कर रहा था? उनमें से एक आदमी को लगा कि मुसीबत आने वाली है। यार, क्या तुम्हें पता भी है कि बाहर क्या हो रहा है? कोई बेवकूफ़ी मत करना। ठहरे, चलो अपने काम से काम रखते हैं। लिन फैन ने उन्हें शांत किया। शांत हो जाओ, मेरा कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है, बस एक चेतावनी। बाहर खतरा है, इसलिए कोई परेशानी शुरू मत करना। वैसे मैं लिन फैन हूँ। मैं बिल्डिंग 2, यूनिट 704 सनशाइन कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ। अगर तुम मुसीबत में पड़ो तो मुझे ढूंढ लेना। मैं ताकतवर हूँ, सैकड़ों ज़ॉम्बी भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। वे तीनों चुप हो गए। हाँ, पक्का, वह पागल है। भाग। नेता ने जल्दी से लिन फैन को धन्यवाद दिया, फिर अपनी दो साथियों के साथ लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। लिन फैन से पहले प्रतिक्रिया भी दे पाते, वे इतनी जल्दी चले गए। मुझे तुम्हारे नाम भी नहीं पता। उसने कंधे उचका दिए। अच्छा, सीखने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। अगर मुझे खुद जिंदा रहना है तो बेहतर होगा कि मैं खेती में महारत हासिल कर लूं। इस बीच एक रेगिस्तानी सुविधा के नीचे खतरनाक सूट पहने वैज्ञानिक कड़ी मेहनत कर रहे थे। अजीब ज़ॉम्बी कोशिकाओं की गतिविधि हर दिन थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। तो आप कह रहे हैं कि वे विकसित हो रहे हैं? कुछ ऐसा ही। छोड़ो इसे। मैं जानना चाहता हूं, क्या हम एंटीबॉडी बना सकते हैं? नहीं, यह वायरस ऐसा है जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा, ज्ञात प्रजातियों के आसपास भी नहीं। क्या आपने ज़ॉम्बी जीन के बारे में सुना है? क्या आपका मतलब है कि ये लोग मर गए और किसी दूसरे रूप में जीवित होकर वापस आ गए? शहर वापस आकर लिन थैन ने खेती का काम बंद कर दिया और अपने अपार्टमेंट परिसर में लौट आया। उसे जमीन का एक खुला टुकड़ा मिला जो खेती के लिए बिल्कुल सही था, लेकिन वह जगह सार्वजनिक संपत्ति थी। वहां पौधे लगाने से ज़ॉम्बी या नाराज पड़ोसी आ सकते थे। इसलिए उसने चिल्लाकर कहा, मैं लिन फैन हूं, सनशाइन कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग 2, यूनिट 704 का निवासी। अब से मैं सब्जियां उगाऊंगा। यह किसी को इससे कोई दिक्कत है? जैसा कि अनुमान था, उसकी चीख ने आसपास के सभी ज़ॉम्बी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यहां तक कि इमारतों में मौजूद लोगों ने भी अपनी खिड़कियां तोड़ दी और नीचे कूद पड़े। कुछ ही सेकंड में खुला मैदान मरे हुए लोगों से भर गया। लिन फैन ने फ्रॉस्टॉन निकाला और उन पर वार किया। उनके शरीर नरम तोफू की तरह अलग हो गए। उसका सिस्टम पॉइंट आसमान छू गया। कुछ ही मिनटों बाद जमीन लाशों से पड़ गई और लिन फैन को अब अपने बगीचे में फिर से ज़ॉम्बी के घुसाने की चिंता नहीं करनी पड़ी। यकीन मानिए, लिन फैन फिर से मोहल्ले में चिल्लाया, अरे, किसी और को भी मिला। आपत्तियां। जब कोई ज़ॉम्बी दिखाई नहीं दिया तो उसे भूख की एक लहर ने जकड़ लिया। उसने कुछ खाने का मन किया और माँ बेटी का हालचाल पूछा। उसे पास के बाजार में एक मुलायम खोल वाला कछुआ मिला। दोनों के लिए सामान छोड़ते हुए वह उनके साथ रात के खाने में शामिल हो गया। महिला ने धीरे से कहा, मुझे पता है कि बिना वजह कोई मदद नहीं मिलती। तुमने हमारे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। मैं तुम्हें असहज नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पति चले गए। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी लिन फैन ने उसका मतलब समझ लिया, उसे नीचे रख दिया। उसके चॉपस्टिक्स लिए और शांति से पूछा, तुम्हें मुझसे क्या करवाना है? महिला ठिठक गई,
हैरान थी कि वह इतनी आसानी से मान कैसे गया। शर्माते हुए उसने धीरे से कहा, मैं अपनी बेटी के साथ तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। लिन फैन ने पलकें झपकाईं, उसकी मंशा पूरी तरह समझ नहीं पाई। ओह, तुम्हारा मतलब है कि मेरे कॉम्प्लेक्स में आ जाओ? जरूर, मैं तुम्हारे लिए रियल एस्टेट ऑफिस से पूछ सकती हूँ। महिला उसे घूरती रही, बिल्कुल हैरान। क्या हम एक ही भाषा बोल रही हैं? इसी बीच शहर के उस पार एक आलीशान अपार्टमेंट टावर के ऊपर एक अधेड़ उम्र के आदमी का फोन चोरी हो गया। उसका चेहरा जगमगा उठा, हर कौर बचाव की संभावना जैसी लग रही थी। नमस्ते, मिस्टर चुन ने शांत स्वर में कहा। मैं उस प्रॉपर्टी के बारे में कॉल कर रहा हूं जो आपने एक्साई इन्फो कीली में लिस्ट की है। क्या मैं इसे किराए पर ले सकता हूं? चुन गैंग तब स्तब्ध रह गया। उसने कॉल पटक दी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? कोई शरारत? बाहर देखो, दुनिया खत्म हो रही है। प्रलय तेजी से आ गया था। केवल परिसर की कड़ी सुरक्षा ने उन्हें जिंदा रखा। कई दिनों तक वे हेलीकॉप्टर की उम्मीद में आसमान देखते रहे, लेकिन कुछ नहीं आया। जैसे ही चुनगैंग निराशा में एक तरफ मुड़ा, फोन फिर बज उठा। उसने पहले ही झपट्टा मार दिया। दूसरी तरफ से बोल सकते थे, क्या तुम पागल हो? लिन फैन सचमुच उलझन में लग रही थी। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मैं तो बस तुम्हारा घर किराए पर लेना चाहता हूं। शिन ने गुस्से में फिर से फोन काट दिया। लिन फैन ने आह भरी, यार, इस आदमी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ठीक है, मैं वापस कॉल करता हूं। शिन गरजा, उसकी नसें फड़क रही थीं। कमीने, आखिर तुम क्या चाहते हो? लिन फैन शांत रही। मिस्टर चुन, मैं तो बस तुम्हारा अपार्टमेंट किराए पर लेना चाहता हूं। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आखिरकार चिन का सब्र जवाब दे गया। ठीक है, तुम चाहते हो, तुम्हें मिल गया। छत फुंगजी इंटरनेशनल टावर 3। इसे खुद किराए पर लेने आइए। आइए, अगर हिम्मत है तो मुझे ढूंढिए। किराया पक्का करने के बाद लिन फैन ने जल्दी से माँ बेटी को अलविदा कहा। यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए लीज पर दस्तखत करती हूँ। महिला ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही अपना सामने का दरवाज़ा बंद करके चला गया था। दूसरी तरफ एक युवक चिनगैन के पास आया। बॉस, क्या हुआ? उसने फुसफुसाया। शिन ने कंधे उचका दिए। कुछ नहीं, बस एक बेवकूफ़ है। बच्चे ने चिन को एक तरफ खींच लिया। उसे भूल जाओ, मेरे साथ आओ, बात करने के लिए वाकई कोई काम है। उसने आवाज़ धीमी कर ली। बॉस, मैंने हिसाब लगा लिया है, हमारा सामान शायद 2 हफ्ते चलेगा। शुन ने भौहें चढ़ाईं। तो आप क्या कह रही हैं? युवक फुसफुसाया। हम कुल 15 लोग हैं। वे 4 बूढ़े तो मानो बोझिल हैं, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। चुन झिझका। ऐसा खुलेआम करना शायद बाकियों को ठीक न लगे। वे बुजुर्ग जो इन दिनों अपना खाना बांटते हैं। लड़का मुस्कुराया। छोड़ो मुझ पर, एक बार वे बुजुर्ग रास्ते से हट जाए तो हम बाकी आदमियों को भी हटा देंगे, और औरतें जो बदसूरत हैं वो भी चली जाएंगी। शिन ने सिर हिलाया। सुंदर लड़कियों को रखो, कम से कम समय बिताने के लिए कुछ तो होगा, क्योंकि कौन जाने कब प्रलय का अंत हो जाए। किराया मंजूर होने के बाद लिन फैन फुंगजी इंटरनेशनल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने सड़क किनारे से कुछ ज़ॉम्बी हटा दिए। बचे हुए लोग खिड़कियों और गलियों से झांक रहे थे। कुछ ने मदद के लिए इशारा भी किया, कुछ ने उपहास किया। उन्हें लगा कि यह आदमी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, आखिरकार इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। एक लंबी यात्रा के बाद लिन फैन ने पीछे मुड़कर देखा और उसके पीछे चल रही भीड़ जा चुकी थी। वह कॉम्प्लेक्स के गेट पर रुका और अंदर देखा। वह जगह उसके पुराने मोहल्ले से कहीं ज्यादा शानदार थी। छत पर एक समूह इकट्ठा होकर कुछ अमानवीय योजना बना रहा था। बुजुर्गों की रसद छीन लो, फिर उन्हें इमारत से नीचे फेंक दो। युवा आपस में फुसफुसा रहे थे, लेकिन बुजुर्ग इससे अनजान नहीं थे। वोंग जोंगवा एक सेवानिवृत्त सैनिक थे जिन्होंने अपनी कई लड़ाइयां देखी थी। उन्होंने अपने बगल में बैठे सेवानिवृत्त सैन्य डॉक्टर की पत्नी को शांत किया। गोवावासी, हम बूढ़े हैं, रसद दुर्लभ हैं, हो सकता है बच्चे हमें बोझ समझते हों, फिर भी भविष्य युवाओं का है। देश और समाज को पुनर्निर्माण के लिए उनकी जरूरत है। पास बैठे सेवानिवृत्त सैन्य इंजीनियर जोआन ने धीरे से ठहाका लगाया। वोंग, तुम सचमुच इससे उबर गए हो? वोंग ने पूछा कि क्या वह भी ऐसा ही महसूस करता है। झाओ ने सिर हिलाया। हमने अपना जीवन देने में लगा दिया, इसके अलावा और कुछ दिखाने को नहीं है।
आप उन्हें पूरी तरह से दोष नहीं दे सकते। जीवित रहना सबसे ज्यादा मायने रखता है। वोंग की पत्नी लियोंग यिन ने आंखें घुमाईं। हमने दशकों तक कष्ट सहे हैं, हुआ और मुश्किलें इसे नहीं बदलेंगी। इस बीच चुन गैंग और शियाओ बिन ने ज्यादातर युवाओं को इकट्ठा कर लिया था। अब वे 4 बुजुर्गों की ओर बढ़े। शियाओ बिन ने एक और भी खतरनाक योजना बनाई थी। पहले बुजुर्गों को मार डालो, फिर बाकी आदमियों को, और आखिर में चुन को। फिर सारा सामान और औरतें उसकी हो जाएंगी। लेकिन वोंग जोंग वुआ आगे आए और भीड़ को संबोधित किया। हम जानते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो। चिंता मत करो, हम तुम्हारा सामान नहीं लेंगे और तुम्हें हमें इमारत से नीचे फेंकने की जरूरत नहीं है। कुछ काम दाग छोड़ जाते हैं, वे तुम्हें सताएंगे। हम बूढ़े लोग घर जाकर इंतजार करेंगे कि क्या होगा। फिर भी ये जवान हैं कि मानने को तैयार नहीं, कतई नहीं। हम इन्हें रुकने नहीं दे सकते। अगर ये नीचे जाकर सुरक्षा दरवाज़ा खोल दें तो क्या होगा? बेहतर होगा कि भीड़ को बुला लिया जाए। हमें इन्हें छत से नीचे फेंकना होगा। जैसे ही भीड़ रुकी, छत के गेट पर दस्तक हुई। बाहर से एक आवाज़ आई, मिस्टर चिन, क्या आप वहाँ हैं? मैंने ही बुलाया था। क्या मैं आपका अपार्टमेंट किराए पर ले सकता हूँ? शिन ऐसे चिल्लाया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। कयामत है। अब कौन किराए पर है? तुम कौन हो? इससे पहले कि वह जैसे ही काम खत्म हुआ, 3 सेमी मोटा धातु का गेट जोर से खुल गया। लिन फैन की ताकत 40 तक पहुंच गई थी। उसने गलती से दरवाजे पर ज्यादा जोर लगा दिया था और वह टूट गया। शियाओ बीन झुकी और चुन के कान में फुसफुसाकर एक योजना सुनाई। उसे बता देना कि यह किराए का है। उसे नीचे जाते हुए देखना, फिर चारों बड़ों को धक्का देना, तमाशा खड़ा करना। ज़ॉम्बी आएंगे, वह भाग जाएगा और हम सुरक्षित रहेंगे। शुन हंसा। हाँ, यह काम करता है। बच्चे बहुत चालाक और शरारती होते हैं। उसने हाथ हिलाकर टाल दिया। ठीक है, जगह तुम्हारी है, अब जा। लिन फैन ने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना आसान होगा। उसने अपनी जेब से ढेर सारा पैसा निकाला। शिन ने पलकें झपकाईं। क्या यह आदमी मूर्ख है? शिन चिल्लाया। ठीक है, ठीक है, जब तक चाहो रुको, अब यहां से चले जाओ। जैसे ही लिन फैन ने अलविदा कहा, उसने देखा कि कई बुजुर्ग छत से जाने की तैयारी कर रही हैं। माफ करना, उसने पुकारा। क्या आप मिस्टर झाओइन हैं? झाओ ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। तुम मुझे जानते हो, नौजवान। लिन फैन ने उत्साह से सिर हिलाया और उससे हाथ मिलाया। मैंने तुम्हें टीवी पर देखा है। जब विदेशी देशों ने हमारी हथियार तकनीक को रोका था, तब तुमने उस टीम का नेतृत्व किया था जिसने उसे तोड़ा था। कमर, एक राष्ट्रीय नायक। झाओ हंसा। बहुत समय पहले की बात है, मेरी चापलूसी मत करो। लिन फैन दूसरों की ओर मुड़ा। क्या तुम सब छत छोड़ने की योजना बना रहे हो? बाहर खतरा है। झाओ ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, हम रुकेंगे। सामान कम है, युवाओं के पास होना चाहिए। हमने अपनी उम्र जी ली है, जो बचा है उसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। लिन फैन का चेहरा काला पड़ गया। उसके मन में बुजुर्गों को दरकिनार किए जाने, उनके साथ दुर्व्यवहार किए जाने, मरने के लिए छोड़ दिए जाने की तस्वीरें भर गईं। उसकी आंखों में देखकर चुनगैन भी सिहर गया। यह आदमी, वह खतरनाक। लिन फैन ने धीरे से सांस छोड़ी। कृपया मेरे साथ आइए, मेरा घर सुरक्षित है, मैं आपकी रक्षा कर सकता हूं। बुजुर्गों ने धीरे से मना कर दिया। शुक्रिया बेटा, लेकिन नहीं, तुमने सिर्फ परवाह करके ही काफी कुछ कर दिया है। लिन फैन जिद पर अड़ा रहा। मैं मजबूत हूं, सच में, मेरे साथ आइए। मैं तुम्हें अपने पड़ोस में एक जगह किराए पर दिलाने में भी मदद करूंगा। बुजुर्गों ने एक दूसरे को अजीब नजरों से देखा। झाओ ने अपनी बेचैनी को हंसी से छुपा लिया। यह युवक अनोखा है। लिन फैन ने झाओइन का हाथ थाम लिया और कहा, संकोच मत करो, मुझ पर भरोसा करो, मेरे साथ आओ। शिन बुजुर्गों को रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन शियाओ बिन ने उसे रोक लिया। शियाओ फुसफुसाया, मालिक, उन्हें जाने दो। एक बार वे नीचे आ जाए तो हम ज़ॉम्बी को भड़का देंगे। उसे और बूढ़ों को एक साथ चीर फाड़ दिया जाएगा। ये बुजुर्ग कभी अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार थे। अब बुढ़ापे में उन्हें युवाओं ने सुरक्षित क्षेत्र से बाहर धकेल दिया है। युवाओं ने बुजुर्गों का सामान इकट्ठा कर लिया और नीचे गमले उछालते और शोर मचाते रहे।
उनकी योजना आसपास के मरे हुए लोगों को खींचकर उन्हें बुजुर्गों को खाने देना। पुरानी पीढ़ी ने ऐसा नहीं किया था। अपने कनिष्ठों से ऐसी निर्मम क्रूरता की उम्मीद नहीं थी। युद्ध के मैदान में साथियों की रक्षा करने वाले जवानों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें इस तरह का विश्वासघात झेलना पड़ेगा। केवल सेवानिवृत्त सैन्य इंजीनियर झाओ युआन को ही कुछ गड़बड़ का आभास हुआ। उसने भौहें चढ़ाईं। क्या तुमने गौर किया, जमीन पर इतने सारे ज़ॉम्बी लाशें क्यों हैं? क्या किसी ने उन्हें मारने का कोई तरीका इजाद किया है? वोंग ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। ऐसा कुछ इतनी जल्दी नहीं हो सकता। उसकी बात पूरी हुई और भीड़ लिन फैन की ओर देखने लगी। लिन फैन असहज होकर हिल गया। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे उन्हें मारना ही था ताकि मैं सुरक्षित छत पर पहुंच सकूं। लेकिन बुजुर्ग लाशों को घूर नहीं रहे थे। वे इस बात से स्तब्ध थे कि उसने अकेले ही इतने सारे ज़ॉम्बी का सफाया कर दिया। इस बीच छत पर बचे हुए लोगों ने हर गमला फेंक दिया था जो उन्हें मिल सकता था। फिर भी एक भी ज़ॉम्बी नजर नहीं आया। शुन ने भौहें चढ़ाईं और एक आदमी को एक तरफ धकेल लिया। मुझे देखने दो क्या हो रहा है। नीचे एक नज़र डाली और उसकी पीठ पसीने से तर हो गई। क्या बकवास है, हर जगह ज़ॉम्बी की लाशें क्यों हैं? तभी अचानक चीख निकली। आदमी किनारे पर झुके हुए व्यक्ति को शियाओ बिंग ने धक्का देकर हटा दिया। बाकी बचे लोग जो कुछ उन्होंने देखा था उसे देखकर स्तब्ध रह गए। लेकिन शियाओ बिंग ने शांति से अपनी टाई ठीक की और कहा, तुम क्या देख रहे हो? अगर शोर उन्हें आकर्षित नहीं करेगा तो हम खून का इस्तेमाल करेंगे। गंध दूर तक जाती है। चिन जोर से हंस पड़ा और ताली बजाने लगा। चतुराई से सोचते हुए उसने चिल्लाकर कहा, तो बाकी लोग भी जल्दी से उनकी आवाज में शामिल हो गए और दुष्टता से मुस्कुराने लगे। वह आदमी जमीन पर जोर से गिरा। उसका शरीर फट गया। खून चारों तरफ फैल गया और सड़क लाल हो गई। दूर खड़े ज़ॉम्बी ताज़े खून की गंध सूंघकर जंगली जानवरों की तरह उस जगह की ओर दौड़ पड़े। छत पर चुन जोर से हंसा। शाबाश शियाओ, देखते हैं अब ये बेवकूफ़ कैसे भागते हैं। मैं उनकी चीखें सुनने के लिए बेताब हूँ। झाओइन की पत्नी, जो कभी शिक्षिका थी, घबरा गई। हम क्या करें? वह चिल्लाईं। लिन फैन ने अचानक पूछा, क्या तुम्हारे पास कार है? वोंग झा ने पलकें झपकाईं। कार? हाँ, गैरेज में खड़ी है। क्यों? लिन फैन अपने कंधे के ऊपर से मुस्कुराया। अच्छा, मेरी बाइक से नहीं ले जा सकते। वैसे भी बहुत से लोग हैं। उस जगह तक गाड़ी चलाओ जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, उसने आगे कहा। मुझे कुछ काम है। फिर वह गेट की ओर दौड़ा। वोंग और जो उसके पीछे चिल्लाए, तुम अभी जवान हो, जब तक हो सके बाहर निकल जाओ, हम उन्हें रोक लेंगे। अगर किसी को मरना ही है तो हम बूढ़ों को ही मरना चाहिए। उनकी पत्नियों ने उन्हें पीछे खींच लिया। बस हीरो वाली बातें बहुत हो गईं। वह लड़का कोई साधारण इंसान नहीं है। हम उसकी सबसे अच्छी मदद यही कर सकते हैं कि हम उसके रास्ते से हट जाए। इसी बीच लिन फैन कॉम्प्लेक्स के गेट पर पहुंच गया। वह बुदबुदाया, कहा था ना दोस्तों, जो ज़ॉम्बी वर्कआउट नहीं करते उनकी सहनशक्ति कमज़ोर होती है। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। छत पर चुन ने भौहें चढ़ाईं। अजीब, भीड़ अभी तक नहीं टूटी है। वह वहां क्यों जा रहा है? शियाओ बिंग मुस्कुराया, शायद डरा हुआ। बेवकूफ, और क्या? कुछ क्षण बाद चिन फिर हंसा। धिकार है, तुम सही थे। उस बेवकूफ ने वास्तव में गेट खोला था। वह रुको, वह फिर से क्यों भाग रहा है? जियाओ ने कंधे उचका दिए। बात तो सही है, मूर्ख भी सहज प्रवृत्ति से नहीं लड़ सकता। चुन ने सिर हिलाया। तुम्हारे पास दिमाग है शियाओ। लेकिन भी जियाओं की मुस्कुराहट गायब हो गई। रुको चन, कुछ गड़बड़ है। वह हमारी तरफ दौड़ रहा है। दोनों पीले पड़ गए। वह ज़ॉम्बी को सीधे हमारी ओर ले जा रहा है। वे चीखे। नीचे मरे हुए लोग काले ज्वार की तरह उमड़ पड़े। लिन फैन का पीछा करते हुए सीधे रिहायशी टावर में घुस गए। कुछ ही पल बाद लिन फैन छत पर फिर से प्रकट हुए। भीड़ चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? लिन फैन एक दरवाजे के पैनल के पीछे दुबक गए, हमेशा की तरह शांत। क्या तुम सब ज़ॉम्बी को यहाँ नहीं चाहते थे? बस मदद कर रहा था। आपका स्वागत है। कुछ ही सेकंड बाद दर्जनों ज़ॉम्बी छत पर उमड़ पड़े। उनकी नजरें नए शिकार पर टिकी थी। चेन का चेहरा उड़ गया। कमीने, बिल्कुल कमीने, वह चिल्लाया। लिन फैन के समुदाय में आने के बाद चारों बुजुर्ग जल्दी ही एक दूसरे के करीब आ गए।
वे अक्सर लिन फैन और लीमे की मां बेटी की जोड़ी के साथ सादा खाना खाते थे, जिससे शांत अपार्टमेंट में फिर से जाना जाती थी। एक दोपहर फे ने देखा कि लिन फैन उसे घूर रही है। उसने घबराहट में अपना गाल छुआ और सोचा। उसके चेहरे पर कुछ भाव थे। एक लंबे विराम के बाद लिन फैन ने आखिरकार पूछा, तुम्हारा स्कूल बैग कहाँ है? फे उलझन में पलकें झपका रहा था। स्कूल बैग? कौन सा स्कूल बैग? लिन फैन ने दादी यांग की ओर इशारा किया। प्रलय में भी तुम अभी भी एक बच्ची हो। अभी तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए पढ़ाई करो। दादी यांग एक शिक्षिका हुआ करती थी। वे तुम्हारी मदद कर सकती हैं। मैं तुम्हारी किताबें और बैग बाद में ला दूंगी। फे ने मुंह बनाया। लेकिन दुनिया खत्म हो गई है। क्या मुझे सचमुच पढ़ाई करनी होगी? ली ने एक पल सोचा और सिर हिलाया। जाने मन, अपने चाचा की बात सुनो। सीखना ही एकमात्र चीज है जो तुम अभी भी कर सकते हो। लिन फैन मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई। तुम लोग पहले खाओ, मैं कूड़ा फेंक दूंगी और फे का बैग ले लूंगी। फे ने नाटकीय ढंग से आह भरी। चाचा, मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे यह सब झेलना पड़े? और बस इसी तरह कभी खामोश धूप से सराबोर परिसर में फिर से गर्मी आ गई। अब 6 नए बचे हुए लोगों का घर। उस रात 2 ज़ॉम्बी लड़खड़ाते हुए सड़क के नीचे एक 2 मंजिला ऑटो रिपेयर शॉप की ओर बढ़े। अगले ही पल 2 तीरों ने उनकी खोपड़ी को छेद दिया, जिससे वे तुरंत गिर गए। शोलर, एक पूर्व शौकिया तीरंदाज जो अब एक कबाड़ी है, एक लाश उठाकर सड़कें साफ कर रहा है। हालांकि दुकान के अंदर ज़ॉम्बी संभालना बहुत जोखिम भरा था। ज्यादा शोर एक भीड़ को आकर्षित कर सकता था। वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक महिला और 2 पुरुष काम करते थे। उनका खाना सिर्फ 1 हफ्ते तक ही चलता था, लेकिन कम से कम नल का पानी तो चलता था। कोई तो जरूर पानी का प्लांट चला रहा होगा। अचानक बाहर एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ, जिससे तीरंदाज का चेहरा पीला पड़ गया। पास की एक इमारत से आग की लपटें उठी, जिससे हर ज़ॉम्बी तुरंत उसकी ओर खींचा चला आया। उस तरफ वाले इलाके में छोटे बालों वाली औरत गुस्से से खिड़की की तरफ दौड़ी। आखिर ये आवाज़ किसने की? बाहर एक अकेली औरत अपनी जान बचाकर भाग रही थी। भीड़ के करीब आते ही डर के मारे चीख रही थी। तभी धमाका! एक बड़ा सा हाथ जोर से नीचे गिरा और उसे खून से लथपथ कर दिया। एक विशालकाय म्यूटेंट ज़ॉम्बी लगभग 4 मीटर लंबा वहां खड़ा था। उसका शरीर काली धुंध में लिपटा हुआ, राक्षसी और शक्तिशाली। छोटे बालों वाली औरत के होंठ कांप रहे थे। एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी, वे विकसित हो सकते हैं। तभी कूड़ेदान के पहियों के जमीन पर रगड़ने की आवाज आई। पास की एक गली से फुटपाथ की आवाज आ रही थी। वह ठिठक गई, यह सोचकर कि कोई और विशालकाय ज़ॉम्बी आ रहा है। लेकिन उसकी जगह लिन फैन प्रकट हुआ, शांति से कूड़ेदान को धकेलते हुए। भीड़ और म्यूटेंट को ऐसे गिरा रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी ताकत पहले ही चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। उसकी सहन शक्ति और गति इंसानों से भी बढ़कर थी। गली से गुजरते हुए उसने गिरे हुए विशालकाय ज़ॉम्बी की तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई। मरम्मत की दुकान की दूसरी मंजिल पर छिपी छोटे बालों वाली महिला ने लिन फैन को पहचान लिया और फुसफुसाते हुए कहा, यह वही है। यह असल में उसे एक अन्य लोगों को ऐसा लगा जैसे वे मौत से बच गए हों। क्या मैं कुछ देख रहा हूं? कोई कूड़ेदान को धकेल रहा है। बस उसने लाश को दूर खींच लिया। हम बच सकते हैं। दृश्य लीमे के पुराने अपार्टमेंट ब्लॉक के नीचे सुपरमार्केट में कट गया। लिन फैन ने कूड़ेदान को कॉम्प्लेक्स के गेट पर पार्क किया और फे के बैकपैक और पाठ्य पुस्तकों को लेने के लिए ऊपर की ओर चला गया। सुपरमार्केट की दूसरी मंजिल में छिपे गुंडों के लिए नीचे पुकारा, अरे तुम क्या कर रहे हो? लिन फैन ने ऊपर देखा और शांति से जवाब दिया, आपको कुछ चाहिए? कॉम्प्लेक्स का कचादान भरा हुआ है। मैं बस इसे फेंकने के लिए जगह ढूंढ रहा हूं। और कुछ सामान उठाते हुए, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उन्होंने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इस आदमी की बात सुनो। कचरा फेंकना कैसा हुनर? केवल सर्वनाश में ही कोई कचरा उठाने के काम में माहिर होगा। लिन फैन को यह अजीब नहीं लगा। कचरा फेंकना सामान्य बात है। सर्वनाश हो या ना हो, जिंदगी चलती रहती है। अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो कहो, गंजे आदमी ने व्यंग्य किया। बेवकूफ, हम यहाँ अच्छे से रहते हैं। तुम सच में पूछते हो कि क्या हमें मदद चाहिए? क्या तुम चाहते हो कि मैं चिल्लाऊं? मैं भीड़ को बुलाता हूं और तुम मजे के लिए भागो।
लिन फैन ने समय बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई। उसने हाथ हिलाया और कहा, तब तक चला गया। उस अचानक निकलने ने गुंडे की क्रूरता को और भड़का दिया। उन्होंने ज़ॉम्बी को फुसलाकर किसी का पीछा होते देखने की योजना बनाई थी। उन्हें पूरा यकीन था कि दूसरी मंजिल सुरक्षित है। आखिर ज़ॉम्बी उड़ते नहीं। फिर चारों गुंडे टूटे हुए मेगाफोन की तरह चीखने लगे। उनकी चीखें गली में गूंज रही थीं। वे मिनटों तक चिल्लाते रहे, लेकिन नीचे एक भी ज़ॉम्बी नहीं दिखा। क्या बकवास है? ये ज़ॉम्बी कहाँ हैं? बिल्कुल नहीं। यह इलाका साफ। वे सब नहीं जा सकते। सड़क के उस पार लिन फैन एक दूसरी इमारत के गेट के पीछे खड़ा था और पीछे मुड़कर देख रहा था। आराम करो, उसने शांति से कहा। वह जल्द ही यहां आ जाएगा। यह कहकर वह नजरों से ओझल हो गया। गुंडे झुंझलाकर बुदबुदाए। मुश्किल उस बेवकूफ को मारने के लिए ज़ॉम्बी भी नहीं ला सका। अचानक जमीन कांपने लगी। छोटे छोटे पत्थर जोर जोर से उछल रहे थे। पास में भारी कदमों की गड़गड़ाहट। अरे यार, कुछ आ रहा है। यह कैसी आवाज है? इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, एक विशाल घिनौना चेहरा दिखाई गया। दूसरी मंजिल की खिड़की भर गई। अगले ही पल 3 गुंडे उस विशालकाय ज़ॉम्बी के हाथों कुचलकर टुकड़े टुकड़े हो गए। इस बीच लिन फैन सामने वाली इमारत की पहली मंजिल पर किताबों की दुकान तक पहुंच चुका था। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसने एक बच्चे के रोने की धीमी आवाज सुनी। उस आवाज का पीछा करते हुए वह कोने में लैंडिंग पर पहुंचा। वहां एक महिला उसके सामने बेजान लटकी हुई थी। उसका बच्चा अभी भी जिंदा था, फिर भी उसने अपनी जान लेने का फैसला किया था। उसने अपने बच्चे के बचने का आखिरी मौका गंवा दिया था। शिशु का रोना जारी था, लेकिन वह कमजोर होता जा रहा था, लगभग खामोशी में खोता जा रहा था। लिन फैन ने धीरे से मृत महिला की गोद से शिशु को उठाया। उसके गर्म हाथ उसकी कमजोर रोना शांत करने की कोशिश कर रहे थे। तभी उसे शिशु के कंबल में कुछ महसूस हुआ। एक छोटी सी डायरी। उसमें लिखा था, न बचाव, न खाना। मैं कमजोर होता जा रहा हूं। मुझे पता है कि मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा। मैंने मरे हुओं को ज़ॉम्बी बनते देखा है। मैं अपनी बच्ची को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। जब तक मैं ठीक से सोच सकता हूं, मुझे वो करना होगा जो मुझे करना चाहिए। मुझे उसे काटने से डर लग रहा है, इसलिए मैंने अपने दांत तोड़कर मुंह पर टेप लपेट लूंगा। इस तरह ज़ॉम्बी होते हुए भी मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगा। मेरी बच्ची का नाम मिनमिन है। अगर किसी को यह मिल जाए तो कृपया उसे जिंदा रहने दें, और अगर नहीं छोड़ सकते तो कृपया उसे बाहर न छोड़े। मैं नहीं चाहती कि कोई उसे खा जाए। लिन फैन ने धीरे से आह भरी। आराम से रहो, मैं तुम्हारी बच्ची को जिंदा रखने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, एक बास्केटबॉल उसके पैरों की ओर लुढ़क गई। एक सेकंड बाद एक ज़ॉम्बी जो गारफील्ड जैसा दिख रहा था, सीधा उसकी ओर झपटा। उसकी गति उससे कहीं ज्यादा थी, किसी भी ज़ॉम्बी से जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। लिन फैन ने फ्रोस्टॉन को उलझन में डाल दिया। ऐसा राक्षस यहाँ कैसे मौजूद हो सकता है जबकि बच्चा अभी भी जिंदा है? तभी उसे एहसास हुआ, यह जीव इंतजार कर रहा था, बच्चे को चारा बनाकर किसी भी दयालु व्यक्ति को शिकार बनाने के लिए जो मदद करने को तैयार हो। यह सोचकर लिन फैन ने फ्रोस्टॉन को घुमाया और विकसित स्पीड टाइप ज़ॉम्बी को 2 हिस्सों में बांट दिया। सिस्टम ने आवाज दी, इसके अलावा 3 विशेषता अंक भी मिले। यह एक अलग था। इसमें साफ तौर पर कुछ बुद्धिमत्ता थी। अब तक मिले सभी दूसरे ज़ॉम्बी मूलतः मस्तिष्क मृत। उस जीव के अवशेषों से एक लाल क्रिस्टल फूट पड़ा जो मंद मंद चमक रहा था। लिन फैन ने पलकें झपकाईं और मन ही मन बुदबुदाया, रूर कोई किताबों का कीड़ा ज़ॉम्बी रहा होगा। शायद इसी किताबों की दुकान में खूब पढ़ाई की होगी। लगता है सच है, ज्ञान ही शक्ति है। खैर, चूंकि मैं यहाँ हूँ, मैं फे के लिए कुछ वर्कबुक और परीक्षा के पेपर ले आता हूँ। वो पढ़ने में बहुत ही ज्यादा होशियार लगती है। इन्हें देखकर उसका दिमाग खराब हो जाएगा। इसी बीच दूर किसी रेगिस्तानी बेस के नीचे एक प्रोफेसर एक सीलबंद लाल क्रिस्टल को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। आप कह रहे हैं कि यह एक ज़ॉम्बी खोपड़ी के अंदर से आया है? एक महिला अधिकारी ने सलामी दी। जी हाँ सर, नमूना सामान्य था, इसलिए हमने उसका विच्छेदन किया और उसके मस्तिष्क के अंदर यह क्रिस्टल पाया। मुझे सब कुछ बताओ, प्रोफेसर ने आग्रह किया। पहली गोली जियांग नान ने चलाई थी, उसने समझाया। स्नाइपर राइफल से
सीधे सिर पर गोली मारी, लेकिन ज़ॉम्बी मरा नहीं। इसके बजाय वह तेजी से बेस की ओर दौड़ा। वह गोलियां चलाता रहा, हर गोली उसके सिर पर लगी। आखिरकार वह तभी गिरा जब उसकी खोपड़ी पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। इससे पहले हमने जितने भी ज़ॉम्बी देखे थे, उन्हें सिर पर एक साधारण वार से मारा जा सकता था, लेकिन इस बार उच्च क्षमता वाले गोलियां भी इसे खत्म नहीं कर सकी। यह समझ से परे है। प्रोफेसर ने गहरी भौहें चढ़ाईं। ज़ॉम्बी विकसित हो रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? इतने शक्तिशाली कि सिर पर गोली भी उन्हें नहीं मार सकती। वे राक्षसों में बदल रहे हैं। इस समय चीन में केवल 2 बेस ही संपर्क में हैं, ड्रैगन पैलेस और गैलेक्सी बेस। उन्होंने आह भरी, लेकिन मरे हुए अभी भी विकसित हो रहे हैं। क्या हम सचमुच दुनिया में जो बचा है उसे कैसे बचाएं? महिला अधिकारी थोड़ा शर्माते हुए हिचकिचाए। सर, मेरे पास एक विचार है। बहुत वैज्ञानिक नहीं, लेकिन मैं ज़ॉम्बी उपन्यास पढ़ा करती थी। उन कहानियों में ज़ॉम्बी के दिमाग में क्रिस्टल होते हैं जो विकास के लिए सामग्री हैं। ज़ॉम्बी को मारने वाले इंसान क्रिस्टल की ऊर्जा को अवशोषित करके और भी ज्यादा ताकतवर, यहां तक कि अलौकिक बन सकते हैं। शायद यह क्रिस्टल भी यही है। प्रोफेसर बिल्कुल भ्रमित लग रहे थे। उन्होंने जिंदगी में एक भी उपन्यास नहीं पढ़ा था। ज़ॉम्बी पर उपन्यास सुनते ही उन्हें उसके चेहरे पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह था। इस बीच लिन फैन बचाए गए बच्चे को गोद में लिए शांति से किताबों की दुकान से बाहर चला गया। सड़क पर उसकी सहज चाल ने ऊपर से देख रही एक महिला का ध्यान खींचा। उसका नाम सू शाशा था, जो कभी एक लोकप्रिय केक इन्फ्लुएंसर थी और फ्रिली लोलिता ड्रेसेस में बेकिंग वीडियो के लिए जानी जाती थी। अचानक लिन फैन ने अपनी खिड़की की ओर देखा। चौंक कर सू शाशा ने अपना मुंह ढक लिया और किनारे के नीचे झुक गई। धिक्कार है। उसने इधर देखा। क्या उसने मुझे देखा? लिन फैन ने देखा। शीशे के पीछे एक हल्की सी परछाई टिमटिमा रही थी। कोई जिंदा बचा है, उसने सोचा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, एक कार पास के पुलिस स्टेशन के सामने चीखती हुई रुकी। यह पुष्टि करने के बाद कि आसपास कोई ज़ॉम्बी नहीं है, कार से लोग उतरे जो हैंसर अंडरवर्ल्ड के गुंडे थे। लिन फैन ने उन्हें यूं ही हाथ हिलाया। दूर से भी उसे उनके शरीर से चिपके खून की तेज बदबू आ रही थी। छोटे बालों वाला आदमी स्तब्ध रह गया। क्या बकवास है? यहाँ कोई अभी भी जिंदा है। पर्म किए हुए बालों वाला आदमी फुसफुसाया। क्या हमें इसे बाहर निकाल देना चाहिए? बन ने सिर हिलाया। मत करो, हम बहुत ज्यादा ध्यान खींच लेंगे। याद रखना, हम बॉस के आदेश पर यहाँ हैं। गोल्मटोल ने सिर हिलाया। अगर हमें वो नहीं मिला जो बॉस चाहता है, तब वो हमारी जिंदा खाल उधेड़ देगा। इस बीच लिन की आंखों वाला बॉलमैन ठंडेपन से पंखा झल रहा था, यह सोचकर कि वो भाग भी नहीं रहा है। जैसे ही लड़के उन बंदूकों को पकड़ लेंगे, मैं उसे बम्पर से बांध दूंगा और ज़ॉम्बी उसे फाड़ डालेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, लिन फैन का चेहरा खिड़की के ठीक बाहर दिखाई दिया। डरावनी मुस्कान के साथ लिन फैन ने उसे देखा। आंखें, स्वर शांत लेकिन तीखा। तो तुम लोग यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? गंजा आदमी लगभग चीख पड़ा। क्या बकवास है? क्या वह अभी एक पल पहले सड़क के उस पार नहीं था? उसी समय पुलिस स्टेशन के अंदर गए 4 आदमी चोरी की बंदूकें लेकर लौट आए। अरे, वह आदमी अभी भी यहाँ क्यों है? तुम दोनों क्या कर रहे हो? बॉल वाला बुदबुदाया। तो तुम्हें बॉस का सामान मिल गया या क्या? छोटे बालों वाला आदमी हंसा। बिल्कुल, वरना हम यहाँ क्यों हैं? उस हॉल के साथ हम तैयार हो जाएंगे। पर लिन फैन ने गाइड किया। बच्चे सड़कों पर अकेले घूम रहे हैं। तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? लिन फैन ने शांति से जवाब दिया। जब मैं ज़ॉम्बी से मिलता हूं तो उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं। अगर वो नाकाम हो जाए तो मैं अपना बचाव करता हूं। एक बार वे गायब। पर्म वाले ने पलक झपकाई। क्या वो असली है? आखिर वो क्या कह रहा है? छोटे बालों वाला आदमी झपटा। उसने पिस्तौल निकाली और लिन फैन पर निशाना साधा। क्या तुम्हें पता भी है कि इसकी कीमत क्या है? लिन फैन जरा भी नहीं हिला। तो तुम चारों पुलिस स्टेशन में बंदूकें चुराने गए थे? छोटे बालों वाले आदमी ने व्यंग्य किया। तुम पागल हो। यही सर्वनाश। बेशक हमने चोरी की। हमने वो काम किए हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने अपनी बात पूरी नहीं की। एक किरण चमकी और उसका हाथ पल भर में उसके शरीर से अलग हो गया। लिन फैन ने एक सूखी माफी मांगी। माफ करना,
मुझे ज़ॉम्बी काटने और आत्मरक्षा करने की आदत है। एक पल के लिए मैं भूल गया कि तुम इंसान हो। यह दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। वन वाला आदमी अपनी बंदूक ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि वह ट्रिगर दबा पाता, लिन फेन ने एक ही वार में उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया। आखिरी 2 आदमी डर के मारे जम गए। वह आगे बढ़ा, इतनी तेज कि दिखाई ही नहीं देता। क्या वो इंसान भी है? कार से बॉलमैन चिल्लाया, बेवकूफों, तुम बहुत जोर से चिल्ला रहे हो। ज़ॉम्बी आ रहे हैं, अभी अंदर आ जाओ। और हाँ, हर गली के कोने में गहरी चीखें गूंज उठी। मरे हुए लोगों का एक सैलाब पागल कुत्तों के झुंड की तरह कार की ओर उमड़ पड़ा। गंजे आदमी ने गैस पेडल जोर से दबाया और बिना पीछे देखे तेजी से भाग गया। तू मर गया, बच्चे। बॉस इसका ध्यान रखेगा। 2 लावारिस आदमी उसके पीछे चिल्लाए। हम अभी भी नीचे हैं, अपनी गान पीछे करो। लिन हैन ने आह भरते हुए अपना ब्लेड म्यान में डाल लिया। देखो, उत्साही ज़ॉम्बी भी अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे अपना नागरिक कर्तव्य निभा रहे हैं। दोनों आदमी घूर रहे थे, इतने डरे हुए कि कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। नागरिक दिमाग वाले ज़ॉम्बी भाई, वे इसलिए आए क्योंकि तुमने लोगों की हत्या की थी। लिन फैन दुबका, फिर हल्के से पास की दूसरी मंजिल की बालकनी पर कूद गया। अपने मौजूदा आंकड़ों के साथ पेरकोर लगभग लापरवाह था। आदमी उसके पीछे हटते हुए स्तब्ध होकर देख रहे थे। दुनिया का कोई भी एथलीट इतनी ऊंचाई तक नहीं कूद सकता। कुछ ही क्षणों बाद ज़ॉम्बी का झुंड एक जीवित लहर की तरह उन पर टूट पड़ा। उनकी चीखें छोटी थीं, जो फटते हुए मांस की आवाज़ में जल्द ही दब गईं। बाहर के कोलाहल ने केक बनाने वाली सूशाशा का ध्यान खींचा। इतने सारे ज़ॉम्बी! मुझे मत बताना कि जो आदमी पहले इधर-उधर घूम रहा था, वही उन्हें यहाँ लाया था। वो क्या सोच रहा था? बाहर तो आत्महत्या हो रही है, शायद अब तक मर चुका होगा। लेकिन उसके विचार पूरे होने से पहले ही लिन फैन का चेहरा अचानक उसकी खिड़की के ठीक बाहर दिखाई दिया। वो कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ी। रुको, ये तो दूसरी मंजिल है। ये क्या हो गया? क्या उसका चेहरा बाहर है? बाहरी ऐसी यूनिट पर खड़े होकर लिन फैन ने मान लिया कि वह बस प्रलय से सदमे में है। वह डरी हुई है। मुझे उसे ढलने का समय देना चाहिए। मैं रोज उसकी खिड़की पर जाऊंगा, उसने गंभीरता से सोचा। मैं उसे देखकर मुस्कुराऊंगा, उसके प्रति दयालुता दिखाऊंगा। वह समझ जाएगी कि मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। इस बीच सूजिया शाह ने पहले ही एक फल काटने वाला चाकू पकड़ लिया था। अरे नहीं, उसने मुझे देख लिया। मैं क्या करूं? मैं भाग नहीं सकती। वह दूसरे बचे लोगों को सतर्क कर देगा। मैं उन्हें जिंदा नहीं पकड़ने दूंगी। अगर मैं उससे नहीं लड़ पाई तो मैं पहले खुद को चाकू मार लूंगी। उसे खेलने के लिए कोई गर्म शरीर नहीं मिलेगा। उसी समय हुंगुरे की पहाड़ी पर बनी आलीशान हवेली के अंदर वह गंजा बदमाश दरवाज़ा तोड़कर अंदर आया। उसके चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी। बॉस, मुसीबत आ गई। एक जख्मी चेहरे वाला आदमी शिकार का कश लगाते हुए भौहें चढ़ा रहा था। मुसीबत? तुम 5 लोग बाहर गए और सिर्फ तुम ही वापस आए, गंजे आदमी ने अपनी पूंछ बढ़ा चढ़ाकर बताई। बॉस, जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां परछाई में एक और गिरोह छिपा हुआ था। जैसे ही हमें बंदूकें मिली, उन्होंने ज़ॉम्बी को हमारी ओर फुसलाया। गंजा आदमी हकलाया। मैंने उन लोगों से कहा। गाड़ी में बैठ गया, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा थे। सड़क जाम थी। मेरे पास अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह घबरा रहा था। मैं बॉस को यह नहीं बता सकता कि वह सिर्फ एक आदमी था। जैसे ही मैंने उस भीड़ को देखा, मैं उन्हें छोड़कर भाग गया। उसने घबराई हुई नज़रों से अपने बॉस की तरफ देखा। वह कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अरे यार, वह मुझे मारेगा। यह आदमी नंगे हाथों ईंटें तोड़ सकता है। अरे, इसने एक बार थप्पड़ से पत्थर भी तोड़ दिया था। वोंग डेफू ने आखिरकार ऊपर देखा और जलता हुआ सिगार उस गंजे आदमी के माथे पर दबा दिया। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या तुम वहां मरोगे? गंजा आदमी कांप उठा, चीखने से बचने के लिए अपनी जीभ काट ली। उसे पता था कि अगर उसने आवाज भी की तो बॉस का गुस्सा उसे खत्म कर देगा। जब सिगार जल गया तो उसने एक दयनीय मुस्कान दी। बॉस, मैं बस आपके लिए गाड़ी चलाना चाहता था, बस। वोंग डेफू ने चिढ़कर हाँक लगाई, लेकिन इतनी नहीं कि उसकी जान निकल जाए। उसने सिगार झटक दिया। दफा हो जाओ। पीछे झुकते हुए वोंग देव की आंखें ठंडी पड़ गईं। उसने पूरे विला परिसर को अपना ठिकाना बनाने की योजना बनाई थी, जो धीरे धीरे बाहर की ओर फैल रहा था।
लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि हंगोरे की एक और टीम के पास भी यही विचार था और बंदूकों के लिए पुलिस स्टेशन पर छापा मारने की हिम्मत भी। लगता है मुझे ही पहले हमला करना होगा, वह बुदबुदाया। अगली सुबह यांगवुआंग समुदाय पर धूप की किरणें पड़ रही थी। बूढ़ी श्रीमती सुगुआन बगीचे में घुटनों के बल बैठकर लिनफेन द्वारा लाए गए बीज बो रही थी। इस बीच श्री झाओआन और श्री वोंग जंगवो ने ज़ॉम्बी को बाहर रखने के लिए लकड़ी के तख्तों से द्वार और निकास द्वारों को मजबूत कर दिया। दूसरी तरफ दादी याम छोटी फे को पढ़ा रही थी, धैर्यपूर्वक टहल रही थी। उसे गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान की एक एक करके शिक्षा दी। फे ने आखिरकार अपना होमवर्क पूरा किया, तभी अचानक मेज पर कुछ और किताबें रखी मिली। लिन फैन गर्व से मुस्कुराई। मुझे पता था तुम बहुत मेहनती बच्ची हो, कल रात तुम्हारे लिए ये किताबें ली थी। लेकिन फी की आंखें पहले से ही आंसुओं से भरी हुई थी, किसी भी पल फूट पड़ने को तैयार। उसके कुछ बोलने से पहले ही लिन फैन की गोद में बच्चा जोर जोर से रोने लगा। लेमिमी घबरा गई। तुम्हें वह बच्ची कहाँ मिली? लिन फैन हिचकिचाई। दादी सर, सेना की डॉक्टर बनाओ, चलो पहले उसे देख लेते हैं। बच्ची का रोना सुनकर दादी सू आंगन से दौड़कर आए। जल्दी करो, उसे यहाँ ले आओ। जांच करने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ कि तुमने उसे समय पर पा लिया। कुछ मिनट बाद वह बच नहीं पाती, लेकिन अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। उसका शरीर कमजोर है, उसके नितंबों पर दाने संक्रमित हैं और कई छोटे छोटे घाव हैं। उसे सावधानीपूर्वक देखभाल की जरूरत होगी। लिन फैन, उसका नाम क्या है? उसकी मां की डायरी में सिर्फ इतना ही लिखा है। एक बात, बच्ची का नाम मिंगमिंग है, तो उसे अपना उपनाम रखने दो, लिन मिंग। दादी सू ने सुझाव दिया, लेकिन लिन फैन ने सिर हिला दिया। नहीं, बस मिंग। जब वह बड़ी हो जाएगी तो मैं उसे उसकी मां के बारे में सब कुछ बता दूंगा। लाई मैंने देखा कि लिन फैन बच्ची को गोद में लेने में मुश्किल कर रही है और उसने मदद करने का फैसला किया। मुझे उसकी देखभाल करने दो, तुम्हारे पास बहुत काम है। लिन फैन कृतज्ञता से मुस्कुराई। तो चलो शिफ्ट बांट लेते हैं, तुम दिन संभालो, मैं रात संभालूंगी। जैसे ही उन्होंने बच्ची की समस्या सुलझाई, दादाजी झाओ और दादाजी वोंग अचानक गेट से चिल्लाए। उनकी आवाज में घबराहट थी। लिन फैन, इधर आओ, कुछ गड़बड़ है, सड़क पर ज़ॉम्बी जमा हो रही हैं। लिन फैन ने भौहें चढ़ाईं। अजीब है, मैं उन्हें बहुत पहले लौटते हुए खो चुका हूं, मुझे मत बताओ। ज़ॉम्बी अब बुद्धिमान हो गए हैं। जब लिन फैन और दोनों बुजुर्गों ने ज़ॉम्बी को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि भीड़ का नेतृत्व एक छोटा डिलीवरी ट्रक कर रहा था। ड्राइवर धीमी स्थिर गति बनाए रखते हुए लगातार हॉर्न बजा रहा था। देखते हुए कैमरों की नज़र में दादा झाओ ने अंदाज़ा लगाया कि ड्राइवर ज़ॉम्बी को फुसलाकर भगाने की कोशिश कर रहा है ताकि बाकी बचे लोग सामान इकट्ठा कर सके। लिन फैन ने दीवार में से झांका और उसने भी उसे देख लिया। स्टील की छड़ों और ढालों से लैस 3 बचे लोग भीड़ का ध्यान भटकने के दौरान पास की दुकानों की ओर दौड़ पड़े। लेकिन तभी दादा झाओ की भौहें तन गईं। रुको, वह ट्रक अभी अभी वापस मुड़ा है। जैसे ही वही ट्रक फिर से दिखाई दिया, कचरा बीनने वाले स्तब्ध रह गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि ड्राइवर जानबूझकर ज़ॉम्बी को उनकी ओर वापस भेज रहा था। अंदर कैब में आदमी ने सिगरेट सुलगाई। उसका मन उस दिन की ओर चला गया जब दुनिया खत्म हो गई थी। जब खाना खत्म हो गया तो उसके पास बाहर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अनुभव की कमी के कारण उसे लगभग तुरंत ही एक भीड़ ने देख लिया। जब मौत निश्चित लग रही थी तभी एक ट्रक उसके पास आकर रुका। 2 आदमी उसमें से कूद पड़े, एक ढाल के साथ और एक स्टील पाइप के साथ, और ज़ॉम्बी को बेरहमी से मार गिराया। कृतज्ञ होकर उसने उनके साथ चलने की विनती की। उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब उसने अपनी पत्नी और बच्चे का जिक्र किया जो अभी भी घर पर हैं और कुछ खाने के लिए कहा, तो वे अचानक मुस्कुरा दिए और बताया। उसे अपने परिवार को लाने के लिए कहा। वे उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। उसे सचमुच लगा था कि वह अच्छे लोगों से मिला है। लेकिन जब उन्होंने उसकी पत्नी को देखा तो उनकी नज़रें बदल गईं। उन्होंने उसे बांध दिया और उसके सामने ही उसके साथ बलात्कार किया। आखिरी संघर्ष में उसकी पत्नी छूट गई और उसने प्रतिरोध किया, लेकिन तीसरी मंजिल से नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। वह आदमी पहले तो मरते दम तक लड़ना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसकी 8 साल की बेटी को बंधक बना लिया था। अगर वह विरोध करता
तो उसे यातनाएं देकर मार दिया जाता। उसने लंबे समय तक इंतजार किया था इन जानवरों को खत्म करने का मौका। उसने गैस पेडल जोर से दबाया और कसम खाई कि वह इन जानवरों को कभी जिंदा वापस नहीं आने देगा। ट्रक स्टोर के सामने से टकराया, जिससे अंदर बैठे 3 बदमाश चकनाचूर हो गए और आग की लपटें और धुआं आसमान में फैल गया। लिन के प्रशंसकों ने यह दृश्य देखा और समुदाय का गेट खोलने से खुद को नहीं रोक पाए और बाहर भागते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहे लोगों की कोशिशों को नज़रअंदाज कर दिया। इस बीच खुले एयरबैग की वजह से वह आदमी ड्राइवर की सीट पर फंस गया और ज़ॉम्बी ट्रक पर चढ़ गए और उसे घेर लिया। लिन फैन भीड़ पर ठंडे स्वर में चिल्लाया, क्या तुम सनशाइन कॉम्प्लेक्स में उपद्रव मचाना बंद कर सकते हो? हमारे यहाँ बुजुर्ग, माताएं और एक बच्चा है। गड़बड़ मत करो। ज़ॉम्बी उसकी ओर देखने लगे। कुछ पल के लिए तो वे भ्रमित हो गए, लेकिन कुछ ही पल बाद उनमें फिर से जोश भर आया और वे उस पर टूट पड़े। लिन फैन ने फ्रॉस्टॉन को खींचा और कुछ ही झटकों में 10 से ज्यादा ज़ॉम्बी को मार गिराया। मॉनिटर देख रहे 2 बुजुर्गों के पसीने छूट गए। उन्हें लगने लगा था कि शियान वाकई एक महासैनिक हो सकता है। इतनी ताकत के साथ शायद एक दिन सभ्यता का पुनर्निर्माण यहीं हांग शहर से शुरू होगा और श्याओ फान शायद इसकी चिंगारी हो। बाद में सेवानिवृत्त सैन्य डॉक्टर सू गुआन ने उस आदमी की चोटों की जांच की और पाया कि वे सिर्फ टक्कर के घाव थे। चिंता मत करो, एयरबैग ने उसकी रक्षा की। यह खून सिर्फ उसकी नाक से निकला है। लिन फैन ने बाहर धुएं से भरी गली की ओर देखा। यह गंदगी उसने ही फैलाई थी, इसलिए उसे साफ करना ही था। तीनों बूढ़े उसे घूर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, फिर भी वे उससे बहस नहीं कर पा रहे थे। जल्द ही वह आदमी जाग गया। हंसते हुए पूछा, क्या यही स्वर्ग है? लिन फैम ने जवाब दिया, नहीं, यह सनशाइन कॉम्प्लेक्स है, हमारा घर। चूंकि तुम जाग रहे हो, इसलिए बाद में जाकर सड़क साफ कर लेना। ये लाशें सड़ने लगेंगी। वह आदमी सिहरता हुआ उठ बैठा और अपना परिचय चुन्ही के रूप में दिया, जो एक पूर्व नेटवर्क मरम्मत कर्मचारी था। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे अपनी बेटी को बचाना है। वह अभी भी उनके अड्डे पर है। लिन फैन उसे घूरता रहा, सोच रहा था कि मुसीबत खड़ी करूं और फिर भागने की कोशिश करूं। सड़क साफ करने का इरादा नहीं है। फिर लिन फैन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। चनी, तुम गली साफ करो, मुझे पता दो, मैं काम निपटा दूंगा। मैं तुम्हारी बेटी को बचा लूंगा। चिंता मत करो, मैं सस्ता माल लेता हूं। और बस यूं ही लिन फैन 8 साल की बच्ची को 100 युआन डिलीवरी शुल्क पर वापस लाने के लिए राजी हो गया। हालांकि जैसे ही दोनों गली में आगे बढ़े, सू शाशा ने उन्हें फिर से देख लिया। यह वही था। वह आदमी एक बार फिर प्रकट हुआ और उसने एक छोटी बच्ची को गोद में भी लिया हुआ था जो लगभग 8 या 9 साल की लग रही थी। लिन फैन ने सहज ही ऊपर देखा और केक की दुकान के अंदर छिपी एक औरत को देखा। वह रुक गया और सू शाशा की तरफ दोस्ताना अंदाज में हाथ हिलाया। सू शाशा के पसीने छूट गए। नहीं, उस आदमी ने इस तरफ देखा और उसने बहुत ही डरावने अंदाज में मुस्कुराया भी। उसने तुरंत पर्दे खींचे और खिड़की के नीचे छिप गई। उस दरिंदे ने मुझे नहीं, बल्कि एक बच्ची को पकड़ लिया। सोच रही थी कि आगे उसे क्या भुगतना पड़ेगा। धिक्कार है इस कयामत पर। उसके जैसे कमीने बेकाबू क्यों होते हैं? लिन फैन ने अपना सिर खुजलाया। केक की दुकान के अंदर बचा हुआ आदमी अजीब व्यवहार कर रहा था। उसने अंदाजा लगाया कि शायद कयामत से आहत और मानसिक रूप से अस्थिर है। भूल जा, टिंग टिंग। ऐसे मानसिक रूप से बीमार बचे लोग खतरनाक होते हैं। भविष्य में उनसे दूर रहना। इसी बीच एक ऑफ-रोड गाड़ी गुजरी जिसके पीछे ज़ॉम्बी का एक विशाल झुंड पीछा कर रहा था। टोपी वाले आदमी ने अचानक आगे की ओर इशारा किया और चिल्लाया, हे भगवान, ये क्या बकवास है? टीम लीडर घबरा गया, यह सोचकर कि कुछ गंभीर हुआ है। लेकिन टोपी वाले आदमी ने चौराहे की ओर इशारा किया। यह वही अजीबोगरीब बचा हुआ आदमी है जिससे हम पहले मिले थे। वह अब भी ऐसे घूम रहा है जैसे यह जगह उसकी हो, और अब वह एक छोटी बच्ची को भी गोद में उठाए हुए है। यह आदमी कुछ ज्यादा ही दुस्साहसी है। नेता का पहला विचार था, इतने सारे ज़ॉम्बी उनके पीछे हैं। अगर उन ज़ॉम्बी ने उसे और उस बच्चे को देख लिया तो वे जरूर मर जाएंगे। उसने जल्दी से ड्राइवर बूढ़ी माल से हॉर्न बजाने को कहा ताकि ज़ॉम्बी उनसे दूर भाग सके, लेकिन उसके बोलने से पहले ही आगे से अचानक खिलौनों वाला संगीत बज उठा।
जिससे कार में बैठे सभी लोग ठिठक गए। लिन फैन और टिनकिन एक कैक्टस का खिलौना पकड़े हुए थे, ऐसा खिलौना जो अपने शरीर को हिलाता है, बोलता और गाता है। ज़ॉम्बी छिपे हुए हैं। आसपास के कोनों में मौजूद लोग आवाज़ सुनकर एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर वे उस ओर ऐसे दौड़े जैसे उन्हें ताज़ा मांस दिखाई दे गया हो। कार में बैठे लोग दंग रह गए। हे भगवान, उसने तो हमसे भी पहले ही ज़ॉम्बी को भगाने में मदद की। नेता का दिमाग खाली हो गया। हम फंस गए, पूरी तरह से फंस गए। इस बीच रेगिस्तानी बेस पर शोधकर्ताओं ने ज़ॉम्बी के दिमाग से क्रिस्टल न्यूक्लियस का विश्लेषण पूरा कर लिया था। अंदर का पदार्थ आधुनिक विज्ञान को ज्ञात किसी भी चीज से अलग था। ऊर्जा बेहद स्थिर, क्रिस्टल की बाहरी सुरक्षात्मक परत एक पारदर्शी खोल जैसी दिख रही थी, लगभग मानव त्वचा जैसी, लेकिन कहीं ज्यादा मजबूत। प्रोफेसर गहरी सोच में पड़ गए। एक जीवित शोध केंद्र होने के नाते उनके उपकरण उच्च श्रेणी के थे। फिर भी वे अभी भी ज़ॉम्बी के दिमाग में पाए जाने वाले क्रिस्टल का उद्देश्य नहीं समझ पाए थे। फिर उन्होंने शोधकर्ता को ड्रैगन पैलेस बेस और गैलेक्सी बेस से संपर्क करके उनकी प्रगति के बारे में पूछने को कहा। शोधकर्ता ने निराशा में अपना सिर हिलाया। न तो ड्रैगन पैलेस बेस और न ही गैलेक्सी बेस को कभी किसी ज़ॉम्बी के सिर के अंदर क्रिस्टल मिला था। उनका निष्कर्ष सरल था, बस यही मान लेना था कि ज़ॉम्बी के पास क्रिस्टल है। प्रोफेसर इस सच्चाई को स्वीकार ही कर सकते थे। यह सुनकर बूढ़े प्रोफेसर की चिंता और बढ़ गई। ज़ॉम्बी सचमुच विकसित हो सकते हैं, और यह जीवित बचे इंसानों के लिए बहुत बुरी खबर थी। अगर वे जल्द ही कोई उपाय नहीं खोज पाए तो मानवता सचमुच विलुप्त हो सकती है। इसी बीच हांग सिटी के एक रिहायशी परिसर की छत पर एक आदमी ने एक ज़ॉम्बी क्रिस्टल पकड़ा और चिल्लाया, मुझे मिल गया। बस जैसा कि उपन्यास में कहा गया है, ज़ॉम्बी के सिर के अंदर सचमुच एक क्रिस्टल होता है। इस चीज को पाने के लिए मैंने अपने 7 साथियों को धोखे से मौत के घाट उतार दिया। क्रिस्टल को सोख लो और ताकतवर बनो। मैं और ज़ॉम्बी मारूंगा और भी ताकतवर बनूंगा और सर्वनाश पर राज करूंगा। उस समय मुझे क्या नहीं मिल सकता। मेरा उत्थान आज से शुरू होता है। उसके दिमाग में अनगिनत कल्पनाएं कौंध रही हैं। उसने क्रिस्टल को एक ही घूंट में निगल लिया। इस शक्ति से मेरे शरीर का आकार बदल दो, मुझे अलौकिक शक्ति दो, मैं सर्वनाश का राजा बन जाऊंगा। साल के 365 दिन, हर दिन एक अलग औरत। लेकिन कुछ ही पल बाद जंग हाउ को अपने शरीर में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। क्या यह कैसे संभव है? क्या क्रिस्टल बेकार है? उपन्यासों में ऐसा नहीं होता। अचानक उसके पेट में एक तेज दर्द उठा। उसे लगा कि क्रिस्टल आखिरकार असर कर रहा है। पेट पकड़कर वह जमीन पर लौट गया। अपने चेहरे पर उत्साह छिपा नहीं पाया। उसके मन में और भी ताकतवर बनने के सपने उमड़ने लगे, लेकिन जल्द ही वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और मुंह भर खून की उल्टी कर दी। तभी जंगघाव को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गड़बड़ है। उसके चेहरे पर दहशत फैल गई। गाढ़े खून में मांस के लोथड़े, आंतरिक अंगों के टुकड़े थे जो जंग खाकर फट गए थे। दूसरी तरफ लिन फैन एक छोटी बच्ची के साथ कई मोहल्लों से गुजरा और आखिरकार उसे उसके पिता से मिलाने वापस ले आया। उसके कपड़े अभी भी ज़ॉम्बी के खून से सने थे। बूढ़े मास्टर वोंग ने तुरंत शानही को याद दिलाया, शियाओ पान की कुशलता विश्वसनीय है। शियाओ चान, जल्दी करो और उसे उसकी फीस दो। शी को समझ नहीं आया, पहले में पैसे क्यों दें? लेकिन फिर भी उसने आज्ञाकारी होकर मुआवजे के तौर पर 100 युआन निकाले। लिन फैन बस हंस पड़े। मुझे शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, आप पैसे दीजिए, मैं काम निपटाता हूं, मुझे यही करना चाहिए। चेनिस ठिठक गया। उसने पहले सोचा कि वे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन लिन फैन ने सचमुच पैसे स्वीकार कर लिए और बूढ़े मास्टर वुंग ने उसके लिए 100 युआन पहले से ही तैयार कर रखे थे। वह बूढ़े मास्टर वुंग के कान के पास झुका और फुसफुसाया, क्या शियाओ फैन है? दिमाग ठीक नहीं था, लेकिन बूढ़ा मास्टर वुंग ने उसे डांटा, उसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? चीजों के लिए पैसे देना सामान्य व्यवहार है। प्रलय में भी हमारा सनशाइन समुदाय इसी तरह काम करता है। ध्यान से सोचो, यह एक तरह की व्यवस्था है। व्यवस्था में ही भविष्य है। बूढ़े मास्टर हाओ ने आगे कहा, सच कहूं तो शुरुआत में हमें भी लगा था कि जियाओ फैन का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन अब यह अलग है। यह सोच का एक स्तर है। समझने वालों को अचानक लगा कि उसका दिमाग पर्याप्त नहीं है।
वह वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि दोनों क्या हैं। बूढ़े लोग बातें कर रहे थे, लेकिन किसी तरह यह सब रहस्यमय रूप से गहरा लग रहा था। तभी शानयोंग रोड पर घंटाघर अचानक दोपहर की घंटी से बज उठा। दादी सू ने समय देखा। ठीक दोपहर के 12:00 बज रहे थे और अंदाज़ा लगाइए कि किसी ने ज़ॉम्बी को लुभाने के लिए जानबूझकर घड़ी की मरम्मत की होगी ताकि बचे हुए लोगों के लिए सामान इकट्ठा करने का एक रास्ता बन सके। एक पुरानी कहावत है, जिसने भी ऐसा किया है वह एक अच्छा इंसान है। यह दर्शाता है कि संकट में भी आशा बनी रहती है। जब बूढ़े लोग बातें कर रहे थे, घंटी द्वारा खींचा गया ज़ॉम्बी ज्वार घंटाघर की ओर पहले से ही उमड़ पड़ा था। घंटाघर की मरम्मत करने वालों ने भी विशाल भीड़ को इकट्ठा होते देखा। वे बाहर निकलने और आसपास का सामान इकट्ठा करने के लिए तैयार हो गए। महिला नेता ने आदेश दिया, जल्दी चलो, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। जो भी मिल सके उसे उठा लो। लेकिन उसी क्षण जमीन अचानक जोर से हिली। टोपी वाला आदमी घबराहट में चिल्लाया, बॉस लेडी, कुछ गड़बड़ है, कुछ हो रहा है। ज़ॉम्बी की लहर के बीच एक असामान्य रूप से विशाल ज़ॉम्बी प्रकट हुआ। विशाल ज़ॉम्बी झूल रहा था। अपनी बाह को लापरवाही से जोरदार बल से एक रास्ता बनाते हुए उसने हवा में ऊंची छलांग लगाई और सीधे घंटाघर पर जा गया। एक भयंकर गर्जना के साथ उसने बजती हुई घंटी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। धिक्कार है, कुछ ज़ॉम्बी वाकई विकसित बुद्धि वाले होते हैं। महिला नेता सोच में पड़ गई, क्या मानव सभ्यता के अभी भी जारी रहने की संभावना है। इस बीच सनशाइन कम्युनिटी में बूढ़ों ने देखा कि घंटी 12 घंटियां पूरी होने से पहले ही रुक गई और उन्हें कुछ अंदाजा हुआ। जरूर हुआ होगा। बूढ़े मास्टर वोंग ने लिन फैन की ओर देखा। शियाओआन, सर्वनाश हर जगह खतरनाक है, लेकिन आशा अभी भी मौजूद है। और आशा को हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उसे खोजे, किसी ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शन करे, किसी ऐसे व्यक्ति की जो उसे थोड़ा सा फैलाए ताकि दूसरे उसे देख सकें या छू सके। एक कहावत है, जितनी ज्यादा शक्ति उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी। हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते। अगर कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो मानव समाज एक दिन मिट जाएगा। अकेला व्यक्ति कमजोर होता है। कोई भी सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। इसीलिए एक नेता का उदय होता है, सबको एक हल्का सा धक्का देने के लिए, ताकत और विश्वास को मिलाकर कुछ बड़ा और मजबूत बनाने के लिए। लिन फैन, ध्यान से सुनो, मुझे तुम्हारी कही कोई बात समझ नहीं आई। ओल्ड मास्टर वोंग के चेहरे के भाव बदल गए। उन्हें याद आया कि लिन फैन का तर्क अलग था। उन्हें अपनी बात ऐसे कहनी थी जैसे लिन फैन समझ सके। शियान, ये कैसा रहेगा? पास में ही एक रियल एस्टेट एजेंसी है। चूंकि तुम्हें पैसा कमाना पसंद है, जाओ कोई पार्ट टाइम नौकरी करो, पर्चे बांटो और पूछो कि क्या कोई बचा हुआ व्यक्ति हमारे समुदाय में आना चाहता है। तुम दूसरों की मदद करोगे और कमाओगे। एजेंसी की फीस, पार्ट टाइम नौकरी और पैसे कमाने की बात सुनकर लिन फैन की आंखें चमक उठी। वह गेट की ओर दौड़ा। ओल्ड मास्टर वोंग, मैं अभी करता हूं। दादी सू को चिंता हुई कि यह उसके साथ धोखा है, लेकिन ओल्ड मास्टर वोंग इससे सहमत नहीं थे। मैं सालों से सेना में हूं। श्याओ फैन सबसे ताकतवर इंसान है जिसे मैंने कभी देखा है। इतना ताकतवर कि वह इंसान भी नहीं लगता। शायद वह वाकई मानवता की आखिरी उम्मीद है। मार्गदर्शन मिलने के बाद लिन फैन एक रेंटल एजेंट के बैनर तले बंजर भूमि में घूमने लगा, संभावित नौकरी की तलाश में। निवासी। लेकिन कुछ ही सड़कें चलने के बाद एक ऑडी उसकी ओर बढ़ी। अंदर बैठे आदमी ने पूछा कि क्या वह सर्वनाश से बचने के लिए टीम बनाना चाहता है। लिन के प्रशंसक ने तुरंत मना कर दिया, जरूरत नहीं है, मैं काम कर रहा हूं और मेरे पास रहने के लिए पहले से ही जगह है। यह सुनकर उस आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के गैस पर पैर रखा और तेजी से भाग गया। यात्री सीट पर बैठी महिला बेचैन हो गई। हम सचमुच उसे छोड़कर जा रहे हैं। इंजन का शोर ज़ॉम्बी के एक बड़े समूह को आकर्षित करेगा। लोमन की नज़र, हम अपनी सीमा के भीतर ही मदद कर सकते हैं। उसने खुद हमें अस्वीकार कर दिया। उस एक वाक्य से मुझे लगता है कि वह बच्चा थोड़ा पागल हो सकता है। इस बीच ज़ॉम्बी की एक विशाल लहर लगभग 100 मीटर की गति से लिन फैन की ओर दौड़ रही थी। ये साधारण ज़ॉम्बी स्पष्ट रूप से विकसित हो चुके थे, लेकिन लिन फैन के आंकड़े पहले से ही मापने योग्य नहीं थे। एक ही वार से उसने ज़ॉम्बी के एक बड़े समूह को चकनाचूर कर दिया।
जिसके अंग और अंग हवा में बिखर गए। जिन ज़ॉम्बी को उसने अभी अभी खत्म किया था, उन्हें देखकर लिन फैन ने गहरी सांस ली। आखिरकार इन ज़ॉम्बी से निपटना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया था। वे विकसित हो रहे थे। शुक्र है उसके पास अपना छोटा सा सहायक तंत्र था और वह लगातार मजबूत होता जा रहा था। ज़ॉम्बी से निपटने के बाद लिन फैन ने सहज ही ऊपर देखा। उसने एक आवासीय इकाई की खिड़की पर लिखा एक एसओएस संदेश देखा। यह यानी और मेरी तरफ से था, एक 19 साल की डांस स्ट्रीमर जो बेहतरीन लुक्स और लाखों फॉलोअर्स वाली है। प्रलय के बाद से वह घर पर छिपी रही थी और इतने लंबे समय तक सिर्फ इसलिए जिंदा रही क्योंकि वह बहुत कम खाती थी। तीसरे दिन उसने बाहर दस्तक और आवाजें सुनी। वह दरवाज़ा खोलना चाहती थी, लेकिन झांकने के छेद से उसने लू होंग के छोटे भाई लू बिंग को देखा। लू होंग उसका एजेंट था और लू बिंग एक बेकार जुआरी था जो हमेशा उसे गलत नज़रों से देखता था। अब जब प्रलय आ गया है, अगर लू बिंग उसके साथ कुछ करना चाहता तो लू होंग उसे रोकेगा नहीं, बल्कि मदद भी कर सकता था। इसलिए उसने दरवाज़ा नहीं खोला, चाहे उन्होंने उसे कितना भी समझाया हो। लेकिन अब उसका खाना खत्म हो चुका था। वह सचमुच भूख से मरने वाली थी। इस बीच लू बिंग अभी भी अपनी बहन को उसके शरीर के बारे में बता रहा था। वो पैर, वो कमर, वो हिप लाइन। बहन, बस इसके बारे में सोचकर ही मैं पागल हो रही हूं। लेकिन कमबख्त सुरक्षा दरवाज़ा बहुत मजबूत था। उसे ज़बरदस्ती खोलने से काम नहीं चल रहा था। लू होंग ने उसे डांटा, यह तुम्हारी गलती है। मैंने तुम्हें शुरू से ही इतना जाहिर होने से मना किया था। लू बिंग खिलखिलाकर हंसा, यह तो सर्वनाश है। अब किसे कुछ छिपाने की जरूरत है। तभी बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। लू बिंग फुसफुसाया, बहन बात मत करो, बाहर कुछ हिल रहा है। उसने झांकने के छेद से ध्यान से स्थिति का जायजा लिया। लिन फैन ने कमरा नंबर 1705 पर दस्तक दी। नमस्ते, क्या अंदर कोई है? यानी और मैं इतने हताश कभी नहीं हुए थे। एक कोने में सिमटकर वह चिल्लाई, चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। उसने सोचा कि यह फिर से लू बिंग है। वह टूट रही थी, यहाँ तक कि खुद को खत्म करने के लिए रसोई का चाकू पकड़ने के बारे में भी सोच रही थी। लेकिन वह जानती थी कि वह कमीना उसकी लाश के साथ तब तक बलात्कार करेगा जब तक वह गर्म है। लिन फैन ने बहुत देर तक दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसे एक बुरा एहसास हुआ, शायद अंदर वाला व्यक्ति अब मदद के लिए नहीं चिल्ला सकता था। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उस विचार के साथ लिन फैन एक ही मुक्के से सुरक्षा द्वार तोड़ दिया। अंदर उसने एक खूबसूरत महिला को कांपते हाथों से एक छोटा सा चाकू पकड़े हुए पाया। लिन फैन ने उसे घबराने से मना किया, लेकिन वह घबराती कैसे नहीं। एक अजनबी ने अभी अभी सर्वनाश में उसका दरवाज़ा मुक्का मारकर खोला था। लिन फैन ने उसे पहचान लिया। तुम डांस स्ट्रीमर यानी और मैं हो, है ना? मैंने तुम्हें एक बार $100 टिप दिए थे। उससे पहले मैं हमेशा मुफ्त में देखता था। मैंने कभी दान नहीं किया, लेकिन तुम्हारा नृत्य वाकई शानदार था। यानी और मैंने उसकी गर्दन पर चाकू रखा और चिल्लाए, मत करो, राभी पास आओ। अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ी तो मैं यही जान दे दूंगी। मैं तुम्हें अपने ऊपर हाथ भी नहीं डालने दूंगी। उसने एक बार अपनी रूममेट के साथ डॉम में आइलैंड नेशन की एक फिल्म देखी थी, जिसमें एक औरत को पकड़ लिया गया था। उसे रोज प्रताड़ित किया गया, रोज उसके साथ खेला गया और आखिरकार उसे कुत्ते की तरह प्रशिक्षित किया गया। वह सोचती थी कि फिल्में चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती हैं, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि लोग वाकई ऐसे खौफनाक काम कर सकते हैं। लिन फैन ने कहा कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। मैं एक हाउसिंग एजेंट हूँ। मैं वहाँ से गुजर रही थी। मैंने एसओएस संदेश देखा, आपकी खिड़की, इसलिए मैं देखने आया था। जहाँ तक सामने वाले दरवाजे की बात है, मुझे सचमुच बहुत अफसोस है। मैंने अंदर से कुछ नहीं सुना और सोचा कि आपको कुछ हुआ है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। यानी और मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। एजेंट एसओएस, कुछ हुआ है? और उससे भी ज़रूरी बात, क्या कोई आम इंसान स्टील के सुरक्षा दरवाजे को तोड़ सकता है? लिन फैन ने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया। मैं तो बस देखने आया था और कुछ आवासों के लिए प्रचार करने। आपके रहने की स्थिति अच्छी नहीं लग रही। क्या आपने कहीं और जाने के बारे में सोचा है? अगर आप रुचि रखते हैं तो मैं सनशाइन की सलाह देता हूँ। समुदाय, यह पुराना है,
लेकिन मेरे प्रबंधन में यह शांत, साफ सुथरा और बेहद सुरक्षित है। यहाँ के निवासी अलग अलग क्षेत्रों के विशिष्ट लोग हैं। डॉक्टर, शिक्षक, सम्मानित पूर्व सैनिक, सेवानिवृत्त सैन्य कारखाने की महिलाएं, यहाँ तक कि एक इंटरनेट मरम्मत करने वाला भी। नीचे एक पूरा आउटडोर जिम है और खेत भी है जिसे हमने खुद विकसित किया है। और सबसे ज़रूरी बात, यह किफ़ायती है। यह सब सुनने के बाद यानी का डर धीरे धीरे सदमे में बदल गया। उसके चेहरे पर आए बदलाव को देखकर लिन फैन को यकीन हो गया। वह अपनी सतर्कता कम कर रही थी और धीरे धीरे स्वीकार कर रही थी उसे। वह धीरे से आगे बढ़ा। मैं समझ सकता हूं कि तुम डरी हुई हो। इस विपत्ति में तुम जैसी खूबसूरत लड़की को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन दुनिया में अभी भी दया है। हमें उजाले की ओर बढ़ना चाहिए। चलो, चाकू नीचे रख दो, पर्चा देखो, शायद इससे तुम्हें कुछ आइडिया मिल जाए। यानी और मैं उसके हाथ में पर्चा घूर रहे थे। यह बेतुका लगा। वह खुद को रोक नहीं पाई। क्या तुम असल में कौन हो? लिन फैन मुस्कुराई। मैंने कहा ना, मेरा नाम लिन फैन है। मैं शीनिंग की एक हाउसिंग एजेंट हूँ। एजेसी, मैं किराए पर जगह देने में माहिर हूँ। अगर आप अपने मौजूदा घर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप सनशाइन कम्युनिटी आ सकते हैं। क्यों न हम बैठकर आपको इसका सही परिचय दें। लिन फैन लगातार प्रचार करते रहे। इस लेआउट को देखिए। बिल्डिंग 1, कमरा 504, 2 बेडरूम, 1 लिविंग रूम, 60 वर्ग मीटर, किराया लगभग 1500 प्रति माह, लिफ्ट, आसान पहुंच। लेकिन चूंकि आप एक लड़की हैं और एक स्ट्रीमर हैं, आपके पास ढेर सारे कपड़े होने चाहिए, इसलिए मैं 2 बिल्डिंग बनाने की सलाह दूंगी। यूनिट 2 का कमरा, यह बड़ा है, जाहिर है ज्यादा आपके लिए उपयुक्त। पिछली किराएदार भी एक लड़की थी। उसका पट्टा कुछ दिन पहले ही समाप्त हुआ था। यानी और मैं खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, क्या तुम मानसिक रूप से बीमार हो या कुछ और? लिन फैन तुरंत नाराज हो गया। मैं जगहें सुझा रहा हूं और तुम मेरा अपमान कर रहे हो। अगर तुम किराए पर नहीं लेना चाहते तो बस कह दो, मैं चला जाऊंगा। उसे जाते हुए देखकर यानी और मैंने जल्दी से उसे पकड़ लिया और माफी मांगी। रुको, माफ करना, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं माफी मांगता हूं। लिन फैन, पैसे कमाने के लिए तुम्हें एक अच्छी मानसिकता की जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करता हूं, लेकिन यानी और मैंने फिर भी पूछा, क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो? मेरा मतलब है कि यह इतना सामान्य नहीं है। उसके उदास चेहरे को देखकर उसने जल्दी से समझाया, नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही लिन के पंखे ने उसे बीच में ही रोक दिया। सामान्य नहीं? क्या तुम लोग ऐसे नहीं हो? हर कोई सोचता है कि सर्वनाश का मतलब कोई नियम नहीं होता, लेकिन यही सोच दुनिया को बदतर बनाती है। सर्वनाश में सबसे डरावनी चीज ज़ॉम्बी नहीं, बल्कि इंसान होते हैं। मैं तो बस पुराने नियमों से जी रही हूं, पहले जैसा, क्योंकि मुझ में ऐसा करने की ताकत है। यानी और मैंने उसे फिर से देखा। वह अजीब था, लेकिन उसकी बात सही थी। क्या वह दूसरों को सावधान करने के लिए मूर्खता का नाटक कर रहा था? खैर, यह जगह बर्बाद हो गई है। यहां रहना मौत है। मुझे जाना होगा। लिन फैन मुस्कुराई। तो क्या तुम एक जगह हासिल करना चाहते हो? यानी और मैंने जल्दी से सिर हिलाया। था, मैं तुम्हारे बताए अनुसार किराए पर ले लूंगा। लिन फैन ने आगे कहा, तो अपना सामान पैक करो। यानी और मैंने उसे घूर कर देखा। लिन फैन ने समझा, तुम जा रहे हो, है ना? तमर, आपको अपना सामान लाना होगा। जरूरी चीजें, बैंक कार्ड, और अगर आपके पास कोई नकदी है तो। उस अपार्टमेंट का किराया 1800 प्रति माह है। यानी और मैं दंग रह गए। भाई, मैं बस यहां से निकलना चाहता हूं। अब पैसे का क्या फायदा? मैं सच में नहीं बता सकता कि वह दिखावा कर रहा है या सचमुच ऐसा है। 10 मिनट बाद लिन फैन ने उसे उलझन में देखा। तुमने पैकिंग कर ली? बस इतना ही। यिन निनी ने सिर हिलाया और लिन फैन को याद दिलाया कि नीचे कुछ बचे हुए लोग हैं और वे खतरनाक हैं। उसे डर था कि वे शायद निकल न पाए। लिन फैन ने शांति से उसे सीढ़ियों से नीचे उतारा। चिंता मत करो, मैं बहुत काबिल हूं, यानिनी ने सोचा। खैर, उसने एक मजबूत दरवाज़ा तो तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वे अगली मंजिल पर पहुंचे, लूबिंग का दरवाज़ा अचानक खुल गया। उसके हाथ में रसोई का चाकू था। यानिनी, तुम कहाँ जा रहे हो?
बच्चे, बेहतर होगा कि तुम उस औरत को अभी बाहर भेज दो और यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। लेकिन लिन फैन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। माफ करना, मैं आमतौर पर जब तक मैं खुद को रोक न सकूं, मुस्कुराना मत। माफ कीजिएगा, लेकिन आप मुझे इसका पछतावा कैसे दिलाना चाहते हैं? अगले ही पल लिन फैन अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ी और झटपट उसके हाथ से चाकू छीन लिया। लू बिंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने सब कुछ असत्य हो। उसने चाकू सिर्फ उस आदमी को डराने के लिए निकाला था ताकि वह उस औरत को छोड़कर चला जाए। किसने सोचा होगा कि पलक झपकते ही चाकू उससे छीन लिया जाएगा? यह बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। लेकिन हमला करने के बजाय लिन फैन ने कहा कि चाकू खतरनाक है और बिना नुकसान पहुंचाए किसी को धमकाना भी सार्वजनिक सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन माना जाएगा। इस गंभीर और नेक लहजे ने लू बिंग को और भी उलझन में डाल दिया। उसने सहज ही लिन फैन द्वारा दिया गया चाकू वापस ले लिया। लिन फैन ने उसे याद दिलाया, इसे ठीक से पकड़ो और दोबारा कोई बेवकूफ़ी मत करना। और अगर तुमने मुझ पर सचमुच हमला किया तो मैं अपना बचाव करूंगी और यह तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लू बिंग चाकू को घूरता रहा, पूरी तरह से स्तब्ध। आखिर क्या हो रहा है वह समझ नहीं पा रहा था। इस सब का एहसास यानिनी शुरू में लिन फैन को चाकू वापस देने से रोकना चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने सोचा कि कैसे जब से वह एक प्रभावशाली व्यक्ति बनी है, उसने लू होम को एक बहन की तरह माना है, उसे पैसे, अवसर, सब कुछ दिया है। फिर भी प्रलय में वह एक अजनबी बन गई, यहाँ तक कि अपने भाई को उसे बर्बाद करने की कोशिश में मदद भी की। लिन फैन ने मुड़कर उसे अपने पीछे आने को कहा, चला। लेकिन लू बिंग ने यानिनी को लालच भरी नज़रों से देखा और उन्हें रुकने के लिए चिल्लाया। लिन फैन ने अपनी आंखों के कोने से उसकी ओर देखा और पूछा, ठंडे स्वर में, कुछ और? लू बिंग रसोई के चाकू के साथ कुछ कदम आगे बढ़ा, यह सोचकर कि वह इस लड़की को कब से चाहता था और उसे ऐसे नहीं जाने दे सकता था। उसने हिम्मत जुटाई और लिन फैन से कहा, तुम उसे इसलिए ले जा रही हो क्योंकि तुम्हें उसका जिस्म चाहिए, है ना? लिन फैन को लगा कि उसका अपमान हो रहा है। अपनी जबान संभालो। लू बिंग ने यानिनी को एक चिपचिपी, विकृत नज़र से देखा। बेहतर होगा कि तुम सोच समझ लो। अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं ही हूँ, लेकिन अगर तुम चली गई तो उसके साथ कौन जाने तुम कितने आदमियों से टकराओगी। शायद कुछ, शायद दर्जनों। मोटे, छोटे, बदसूरत, बारी बारी से, तब तक जब तक तुम मरना नहीं चाहती। क्या तुम इसकी कल्पना कर सकती हो? यह सर्वनाश है। कोई कानून नहीं, कोई नैतिकता नहीं, किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। यहाँ रहना ही तुम्हारा सबसे अच्छा विकल्प है क्योंकि तुम्हें सिर्फ मुझसे ही निपटना है। वे गंदे शब्द यानिनी के दिमाग में लगातार गूंज रहे थे। लू बिंग ने सपने देखना बंद कर दिया। मैं रहने से मरना पसंद करूंगी। अस्वीकार किए जाने के बाद लू बिंग की आंखें पागलपन से मुड़ गईं। उसने हर चीज के लिए उसे दोषी ठहराया। लिन फैन, वरना यानिनी कभी पलटकर बात करने की हिम्मत नहीं करती। चाकू इसलिए लिया गया होगा क्योंकि वह लापरवाही कर रहा था। कोई भी सामान्य व्यक्ति इतनी तेजी से नहीं चल सकता। आत्मसम्मोहन के कारण उसके हाव भाव और भी विक्षिप्त हो गए। फिर उसने रसोई का चमकता हुआ चाकू पूरी ताकत से लिन फैन पर फेंका। यानिनी का चेहरा पीला पड़ गया। वह लिन फैन को सावधान रहने के लिए चिल्लाई। लू होम के बारे में उसने मान लिया कि यानिनी पहले से ही बुरी तरह डरी हुई है। बाद में उसे बस अपने भाई की मदद से उस आदमी को काबू में करना था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से लू बिंग अचानक बेहोश हो गया और पीछे की ओर ऐसे उछला जैसे किसी चीज ने उस पर जोर से प्रहार किया हो। वह दीवार से टकराया, जिसकी सतह मकड़ी के जाले की तरह फट गई। लिन फैन ने धीरे से अपना दाहिना पैर वापस खींचा और शांति से समझाया, यह उसकी अपनी गलती थी। मैंने बस खुद को ही चोट पहुंचाई। यानिनी सदमे में देखती रही। यह आदमी पागलपन की हद तक ताकतवर था। पलक झपकते ही लू बिंग का काम तमाम हो गया। लू होम ने और परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं की और दौड़कर देखने लगी कि क्या उसका भाई अभी भी सांस ले रहा है। वे कई और बार नीचे गए, फर्श पर, और यानिनी ने हर जगह ज़ॉम्बी की टूटी हुई लाशें देखी। तुमने इन सबको मार डाला। लिन फैन ने बताया कि जब वह पहुंचा तो ज़ॉम्बी इधर-उधर घूम रहे थे और उस पर हमला कर रहे थे।
इसलिए उसके पास खुद को बचाने के अलावा कोई चारा नहीं था। यिन ने जानना चाहता था कि उसका असली पेशा क्या है। लिन के प्रशंसकों ने बेबसी से आह भरी। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? मैं शिनिंग एजेंसी का एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ। बेशक उसे और नेने को उस पर यकीन नहीं हुआ। सब कुछ एक घिसिपिटी छोटी ड्रामा स्क्रिप्ट जैसा लग रहा था। एक साधारण सी नौकरी, सतह नीचे छिपा हुआ पावर हाउस। गली में पहुंचकर यिनी पूछती रही, तुम हमेशा ऐसे ही बाहर घूमते हो? लिन फैन ने कहा, हाँ, सर्वनाश में सब कुछ असुविधाजनक है। मुझे जीने के लिए पैसे कमाने हैं। रियल एस्टेट एजेंट के चक्कर में मत पड़ना। मैं एक सुरक्षा गार्ड भी हूँ। मैं मोहल्ले को व्यवस्थित रखने में मदद करता हूँ और बूढ़ा वोंग मुझे इसके लिए पैसे भी देता है। यानिनी को एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली। तुम एक सुरक्षा गार्ड हो, तो क्या तुम खाना भी पहुंचाते हो या? लिन फैन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, लेकिन कभी कभी मैं बचे लोगों के लिए काम करता हूं और थोड़ा अतिरिक्त कमा लेता हूं। यानिनी ने जो सीखा उससे वह रोमांचित थी। यह रियल एस्टेट एजेंट, सुरक्षा गार्ड, एरंड धावक से मेल खाता है। साधारण नौकरियों के रूप में प्रच्छन्न, एकदम सही ड्रैगन किंग पैनल। मैं पूरी तरह से एक बड़ी जांघ पकड़ता हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। यह सोचकर वह जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन लिन फैन ने उसे एक अजीब नज़र से देखा। कितने अफसोस की बात है, इतनी अच्छी लड़की, फिर भी किसी तरह पूरी बेवकूफ़।